हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं साइंस 2 के 5th चैप्टर की, दैट इज टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। अगेन इसमें हम देखेंगे कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारी पावर सोर्स है, जो हर चीज पे हम डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, हर चीज के हमारा डिपेंडेंसी है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, वो हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं। एंड हम साइंस 1 के चैप्टर में ऑलरेडी जान चुके हैं कि कैसे हमने इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इस्तेमाल किया है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। तो वो अब बड़े पैमाने पर कैसे एग्जैक्टली वर्क करता है, अलग अलग सोर्सेस कौन से हैं, ये उसे हम आज पढ़ने वाले हैं। ओके, बहुत सारे डायग्राम्स है इसके अंदर, बहुत ही सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप चैप्टर है इसके अंदर। आप हर एक जितने भी एनर्जी सोर्सेस है, जितने भी हमारे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, टाइप्स ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं, उसको कैसे हम कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी में लाते हैं, ताकि हम उसे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सके। ओके, सो सोलार एनर्जी का मुझे डायरेक्ट यूज कुछ नहीं है, मैं सोलार एनर्जी का कुछ नहीं कर सकता हूं अनलेस उसको मैं किसी तरह से कन्वर्ट कर दूं इलेक्ट्रिसिटी में, जिसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूं मेरे इक्विपमेंट अप्लायंसेस चलाने के लिए। वैसे ही हाइड्रो पावर, विंड पावर या नॉर्मल पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज को मैं डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। ये सारे एनर्जी सोर्सेज है मेरे लिए, लेकिन मैं इसे डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। मुझे इसे कन्वर्ट करना है, मुझे एनर्जी का फॉर्म चेंज करना है। सो वो कन्वर्ट करूंगा किस चीज में? गेटिंग इनटू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में घुमा फिरा के मुझे इलेक्ट्रिसिटी में लाना है उस सारी चीजों को। और यही चीज आज के चैप्टर में हम देखेंगे, कैसे हम अलग अलग एनर्जी सोर्सेस को यूज करते हैं एंड कौन से बेटर एनर्जी सोर्सेस है, कौन से हमारे एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। एंड दैट्स ऑल, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। लेट मी शेयर द टेक्स्ट बुक विद यू गाइज। एंड अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बटन दबाइए एंड सपोर्ट करिए। एज यू कैन सी द टेक्स्ट बुक, टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, 5th चैप्टर, साइंस 2 का। सो जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, वेरियस एनर्जी सोर्सेस होते हैं, लेकिन हम एनर्जी को डायरेक्ट हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें किसी ना किसी तरह से उसे चेंज करना, उसका फॉर्म चेंज करना है, ताकि हम यूज कर सके। एंड हम कौन से फॉर्म में यूज करना जानते हैं एनर्जी को? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम इस्तेमाल करना जानते हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या क्या होती है? सोलार एनर्जी, थर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी। तो ये अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है, जिसको आज हम देखेंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं। Energy and use of energy. In modern civilization, energy has become a primary need along with food, clothes, and shelter. We need energy in different forms for diverse types of works. The energy that we need may be in the form of mechanical energy, chemical energy, sound energy, light energy, or heat energy. How do we get this different forms of energy? So, अब ये कह रहे हैं कि हमें तो अलग अलग फॉर्म में एनर्जी है, और हमें शायद यूज भी अलग अलग फॉर्म में करनी होगी। तो ये कैसे सारी चीज करेंगे हम लोग? ओके, सो लेट्स सी दैट। वी नो दैट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब हमें पता है कि एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कर सकते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग साइंस 1 के चैप्टर्स में देख चुके हैं अभी तक। Different sources of energy are used to the different forms to get different forms of energy necessary for us. In previous standards, we have learnt about energy, sources of energy, various concepts related to them. Here, we will learn about various sources that are now used for the generation of electrical energy, the methods that are used for this, the scientific principles that are used there, the advantages and disadvantages of these methods, and also what is meant by green energy. तो ऑलरेडी जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया चैप्टर का कि इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, तो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, ताकि इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को हम वापस से
जैसे चाहिए वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये इन द फॉर्म ऑफ साउंड, अगर मैं स्पीकर प्ले कर रहा हूं तो इट्स इन द फॉर्म ऑफ साउंड, इलेक्ट्रिसिटी को फिर से मैंने साउंड में कन्वर्ट कर दिया। ओके, सो यही मेन सोर्स हमें इलेक्ट्रिसिटी में लाना है और उसमें से फिर से हम जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे, कहां हम डे टू डे यूज करते हैं, आपको पता ही ये सारी बातें कि हम लाइट, फैंस, एसी, पीसी, ये सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चल रहा है। एंड हमने साइंस वन में बड़े क्लियरली देख लिया था कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज इंडक्शन ऑफ एनर्जी। अगर आपको याद होगा, अगर आपने वो नहीं पढ़ा है चैप्टर पहले, तो वो पहले चैप्टर आप देख लीजिए, इसलिए मैंने पहले वो वीडियो सारे कंप्लीट कर लिए थे और फिर अब हम ये चैप्टर पढ़ सकते हैं। सो पहले आप इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स वाला चैप्टर जो है हमारा साइंस वन में, वो पढ़ लीजिए, उसके बाद ये आप चैप्टर देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि आज हम क्या बात कर रहे हैं। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैंने जस्ट आपको बोला कि सारी चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, माइकल फैराडे जो थे हमारे महान साइंटिस्ट जिन्होंने ये पहली बार डिस्कवर किया था, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंडक्शन, यानी कि कैसे मैग्नेट और इलेक्ट्रिक के कंबाइन पावर से हम बेटर और बहुत पावरफुल इलेक्ट्रिक करंट पैदा कर सकते हैं। According to this principle, whenever magnetic field around a conductor changes, a potential difference is generated across the conductor. तो ये बात अगेन आपको एक तरह से रिवाइज, एक शॉर्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं कि व्हाट इज दिस प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि जब हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था, तो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट हो रहा था बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। द फील्ड अराउंड अ कंडक्टर कैन बी चेंज इन टू वेज। नाउ हमने ये भी देखा था, या तो हम मैग्नेट को मूव कर सकते हैं या तो जो हमारा मेन कंडक्टर है उसको मूव कर सकते हैं। दोनों ही सिनेरियो में इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है। सो लेट्स रीड दैट। If a conductor is stationary and magnet is rotating, the field around the conductor changes. Or if a magnet is stationary but the conductor is moving, then also the field around the conductor will change. तो ये बात ही हम ऑलरेडी साइंस वन के चैप्टर में बहुत डिटेल में ये पढ़ चुके हैं, मैंने आपको डायग्राम्स भी बताए थे, एक बार वो देख लेंगे हम लोग फिर से। Thus, in both the cases, a potential difference is created across the conductor. The electric power generating machine based on this principle is called an electric generator. So ये पूरा हम लोग देख चुके थे, एंड एक और बार मैं आपको ये दिखा दूंगा फ्रॉम दैट एनिमेटेड साइट जो हमेशा मैं इस्तेमाल करता हूं। तो सबसे पहले तो हम फिर से एक और बार देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे काम करता था। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज समथिंग, अगर मैंने एक मैग्नेट को मूव किया, तो सामने वाले कंडक्टर में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये चीज हमने देखी थी। एंड अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी एक कॉइल में जनरेट की तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती थी। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये एक सिर्फ नॉर्मल बैटरी, यहाँ पे मैग्नेट कहीं नहीं है, लेकिन आप ये जो पॉइंटेड एरोज देख रहे हो, दैट इंडिकेट्स इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, राइट। तो यही बेस के ऊपर, इसी बेस के ऊपर हमने देखा था कि कैसे हम लोग एक किसी के अंदर हमने इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करी है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक वेव्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, सो आपको एक एक्टिविटी है, सो लेट्स सी दैट ये पूरा कैसे वर्क करेगा। ये मैं आपको पहले भी साइंस वन के वीडियो में बता चुका हूं कि एक जनरेटर एग्जैक्टली कैसे काम करेगा। मैग्नेट हमने एक रोटेटिंग व्हील के ऊपर लगा दिया है, जो मूव होगा, मैग्नेट को मूव कराएंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर फ्रॉम द टैप। अब वाटर के फोर्स की वजह से, वाटर के मूवमेंट, वाटर के फोर्स की वजह से, वाटर की एनर्जी की वजह से मैग्नेट रोटेट होना चालू होगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते जाएगी, जिसकी वजह से मेरे कंडक्टर जो उसके क्लोज रखा हुआ है उसके अंदर इलेक्ट्रिक पावर इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होगा, इसलिए उसे जनरेटर भी कहा जाता है। सो ये सिंपल मैकेनिज्म जो पहले भी देख चुके हैं, हम अभी फिर से देखेंगे। सो यहाँ पे मैं पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, एंड लेट्स स्टार्ट द टैप। पहले स्लो टैप थोड़ा घुमाता हूं, पानी जैसे जैसे आएगा, जैसे जैसे पानी आ रहा है, तो ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ वो रोटेट होते जा रहा है, एंड जैसे ही वो रोटेट होते जा रहा है, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नीचे आगे पीछे हो रहे, दैट इज एसी करंट, दैट इज एसी जनरेटर। ओके, तो ये बल्ब
देखिए ग्लो हो रहा है, स्लो हो रहा है, ग्लो हो रहा है, वापस से बंद हो रहा है, बिकॉज एसी करंट गोज फ्रॉम 10 - 1 10 - 1। तो ये सारा चीज हम लोग साइंस वन में कर चुके। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देता हूं टैप का, तो ये फास्ट होगा। एंड एज यू कैन सी, बल्ब पूरी तरह से अब एकदम फुल पावर में ग्लो हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ज्यादा तेजी से अब चेंज हो रही है। तो ये तो सिंपल सा मैंने आपको एक मैकेनिज्म एनिमेशन बताने की कोशिश की। अगेन एक रिवीजन दे दिया कि साइंस वन के चैप्टर में हमने देखा था कि जनरेटर कैसे इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करता है अगर उसके आसपास मैग्नेट को मूव किया जाता है। ओके, सो यही चीज आज पूरे चैप्टर में हम लोग बार बार देखेंगे कि एवरीथिंग एंड्स एट अ जनरेटर और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होती है। तो ये चीज आप ऑलरेडी जानते हो। अब रहा सवाल कि ये मूवमेंट कैसे करें। तो हमने देखा था हमारे चैप्टर्स में, साइंस वन और सब में, कि हम मैकेनिकली उसको मूव कर रहे थे, और यहां पे तो एक सिंगल टैप से मैं उसको मूव कर रहा हूं। बट मुझे जब एक पूरे शहर को एनर्जी देनी है, उतनी इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या मैं चिंदी से एक सिंगल हैंड या सिंगल टैप के जनरेटर से चलाने वाली चीज में कर सकता हूं? नहीं, मुझे बहुत बड़ा सा ऐसा मैकेनिज्म चाहिए। यही मैकेनिज्म बहुत बड़े लेवल पे चाहिए। तो यही चीज हम आज देखेंगे कैसे ये वर्क होता है। लेट्स अगेन जस्ट क्विक रिविजन कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कैसे जनरेट होती है। जो मैंने आपको ऑलरेडी मैकेनिज्म बता दिया, वो यहां पे रीड करते हैं पहले। सच लार्ज जनरेटर्स आर यूज इन कमर्शियल पावर। तो इसी तरह से लार्ज जनरेटर्स, वही मैं आपको बता रहा था कि कमर्शियल पावर यूज करने के लिए, पूरे शहर को पावर देने के लिए लार्ज जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। सच लार्ज जनरेटर्स आर यूज इन कमर्शियल पावर जनरेशन प्लांट्स। टर्बाइन इज यूज टू रोटेट द मैग्नेट इन द जनरेटर। तो वो जो मैंने व्हील बनाया था वो एक तरह का टर्बाइन की तरह था। वो तो एक नॉर्मल सा था, ओके, वो सिर्फ एक आपको समझाने के लिए था, बट रियल में एक बहुत बड़े ब्लेड्स होते हैं जिसे टर्बाइन पूरा कहा जाता है, जो रोटेट होते हैं ब्लेड्स वो पूरे, एंड पावर जनरेट होता है। Okay, turbine is used to rotate the magnet in generator. A turbine has blades. When a flow of liquid or gas is directed on the blades of the turbine, it rotates. अब मैंने लिक्विड का एग्जांपल दिया आपको, वाटर फ्लो से बताया, लेकिन अगर स्टीम, गैस में भी पावर होता है। नाउ यू वुड से गैस में सर कैसे पावर होता है? सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। बलून आप ब्लो करते हो, तो व्हाट आर यू डूइंग एग्जैक्टली, व्हाट आर यू डूइंग इन द बलून? ब्लो करते हो तो आप अपना गैस, अपना आप अंदर एयर पुश कर रहे हो। एयर आप जैसे ही पुश कर रहे हो, बलून जो है पूरा पूरा ब्लो हो रहा है। इट मींस एयर हैज प्रेशर। इट मींस आपके फूकने में प्रेशर क्रिएट होता है, राइट? और प्रेशर से चीजें पुश हो सकती है, तभी जाके वो एवरी डायरेक्शन में फूकने लगता है, राइट? सो यही चीज, यानी कि गैस एंड लिक्विड दोनों के पास पुश करने का सामने पावर है, एनर्जी है उनके अंदर, जिससे वो चीजों को मूव कर सकती है। So when a flow of liquid or gas is directed towards the blades of the turbine rotates because of the kinetic energy of the flow। तो ये कौन सी एनर्जी थी? फ्लो, मूवमेंट वाली एनर्जी को क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ये सारी चीजें हम आपको साइंस वन में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। दिस टर्बाइन इज कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक जनरेटर, और यही रोटेटिंग चीज एक इलेक्ट्रिक जनरेटर से कनेक्ट होती है। Thus the magnet in electric generator starts rotating एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस। और ये टरबाइन से अंदर का मैग्नेट भी घूमने लगता है, और मैग्नेट घूमेगा तो एनर्जी इंड्यूस होगी, एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ये पूरे डायग्राम में आपको अगेन एक एक जगह पे वही बता रहे हैं कि देखिए अल्टरनेट करंट, देखिए ऊपर से साइन वेव, लेट मी मार्क इट, साइन वेव देखिए ऊपर से नीचे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैग्नेट रोटेट होते ही वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स है, बिकॉज इट इज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स, देयरफॉर ये साइन वेव गोज अप टू डाउन, ऐसा वो जाता है, अप टू डाउन जाता है। ओके, सो साइन वेव इस तरह से जाता है अप टू डाउन, इसलिए बल्ब ग्लो होके बंद हो रहा था, वापस ग्लो हो रहा था, ग्लो बंद हो रहा था। इसे एसी करंट कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ओके, सो ये सारी चीज हम पढ़ चुके हैं पहले ही साइंस वन में, तो वो चैप्टर्स आप जरूर देखिएगा, तो ये ज्यादा क्लियर होगा, इसमें हम और बात नहीं करेंगे। This method of electric generation can be represented as below. Thus, to generate electricity based on the principle of electromagnetic induction, we need a generator. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए हमें क्या चाहिए? एक जनरेटर चाहिए। टू रोटेट द जनरेटर वी नीड अ टर्बाइन, और जनरेटर को घुमाने के लिए, अंदर मैग्नेट घुमाने के लिए क्या चाहिए? एक टर्बाइन चाहिए। एंड टू ड्राइव द टर्बाइन, और टर्बाइन को घुमाने चाहिए, वी नीड ए एनर्जी सोर्स। तो हमारा मेन मुद्दा आज पूरा है ये पढ़ने के लिए कि
कौन से अलग अलग एनर्जी सोर्स हम पढ़ने वाले हैं टर्बाइन को मूव करने के लिए, कौन से अलग अलग एनर्जी सोर्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं टर्बाइन को मूव करने के लिए, और उसके बाद पूरा मैकेनिज्म सेम है। ओके, so based on which type of energy source is used to rotate the turbine, there are different types of power generating stations. तो अब कौन सा सोर्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूं उसके बेस पे अलग अलग पावर स्टेशन होते हैं, अलग अलग पावर स्टेशन होते हैं, जनरेटिंग पावर स्टेशन होते हैं। ओके, सो थर्मल पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, सो ऐसे अलग अलग पावर सोर्सेस कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूं उस बेसिस पे उस पावर स्टेशन का नाम होगा। थर्मल यानी कि हीट एनर्जी का इस्तेमाल करना, याद रखना, थर्मल यानी कि हीट एनर्जी का इस्तेमाल करना। The design of the turbine used in different types of power station is also different. अब हर एक के अंदर अलग अलग टर्बाइन का शेप अलग होता है, उसका डिजाइन अलग होता है, उसके अंदर हमें डिटेल में नहीं जाना है। हमें आज के चैप्टर में सिर्फ ओवरऑल ऊपर ऊपर से सिर्फ एक लेयर पढ़ना है कि कैसे हम लोग एनर्जी को एक एनर्जी सोर्स में से कन्वर्ट करते हुए इलेक्ट्रिसिटी में लाते हैं। ये खाली ऊपर 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 से पढ़ना है हमें, उसके डिटेल में उसका फुल ऑन मैकेनिज्म, लाइक उसका शेप क्या होगा, एग्जैक्टली क्या होगा, वो पूरा इतना डिटेल में आपको अभी नहीं है, वो आपके हायर लेवल्स में आपको आएगा अगर आप ये आगे 11th 12th में टॉपिक लेते हो साइंस का। सो लेट्स जस्ट सी, एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है बहुत प्यारा सा छोटा सा कि एक प्रॉपर एनर्जी सोर्स टू रन अ टर्बाइन, एक टर्बाइन को चलाने के लिए एक एनर्जी सोर्स चाहिए हमें, और फिर टर्बाइन उससे चलेगा, टर्बाइन से जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और वहां से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलती है, उसे हम आगे फिर इस्तेमाल करेंगे अपने घरों में। सो ये एक फ्लो चार्ट हो गया। सो ये सारे मैं चाहता हूं आप बुक लेके बैठे और ये सारे फ्लो चार्ट आप लिखते जाइए, तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, नोट्स बनते जाएंगे। सबसे पहला लेट्स सी थर्मल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। और ये ऊपर एक डायग्राम, ये अगेन ये वही डायग्राम दिया है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ये अंदर ये लोग ने जनरेटर के अंदर का बताने की कोशिश की है, अगर आप देख सकते हो या आपके टेक्स्ट बुक होगी आपके पास तो देखिएगा ये मैग्नेट बता रहे हैं नॉर्थ साउथ, जो अंदर घूमेगा ये अंदर रोटेट होगा तो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा। ओके, तो ये मोटर के अंदर का दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, दैट इज स्कीमेटिक डायग्राम, अंदर की चीज हमें दिखाने, ये तो पूरा कवर रहता है राइट, अंदर कैसे देखेंगे तो वो कट क्रॉस सेक्शन जो होता है उसे स्कीमेटिक डायग्राम कहते हैं। तो जनरेटर का स्कीमेटिक डायग्राम है। लेट्स रीड पहला पावर स्टेशन जो है थर्मल एनर्जी बेस्ड, यानी कि हीट का इस्तेमाल करके हम कैसे करेंगे। थर्मल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, इन दिस द टर्बाइन इज रोटेटेड यूजिंग स्टीम, तो यहां पर हम स्टीम का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज अ गैस, वाटर को कन्वर्ट किया जाएगा तो स्टीम हो जाएगा राइट। वाटर इज हीटेड इन अ बॉयलर यूजिंग थर्मल एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल। Steam of very high temperature and pressure is generated. The energy in the steam drives the turbine. Thus, the generator connected to the turbine rotates and electric energy is produced. The steam is converted back into the water and the water is recirculated to the boiler. This is shown in the flow chart of 5.5. तो ये सब एक बार मैं आपको ना पूरा मैं मेरे व्हाइट बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे एक थर्मल पावर स्टेशन वर्क करता है, और उसके बाद अब ये रीड करेंगे क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी, बहुत ही छोटे से है, एंड इट वोंट बस वो रीडिंग है, उसमें कुछ बताने के लिए ज्यादा नहीं है। सो आई एम गोना एक रफ थोड़ा सा मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा कि कैसे ये पूरा सिस्टम काम करता है। तो सबसे पहले हम कोल का इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है, हमारा एनर्जी सोर्स होने वाला है कोल। सो एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल करूंगा मैं कोल। नाउ मैं कोल को एक मैकेनिज्म, आपको समझना है अभी थोड़ा सा, ये एक मैकेनिज्म से कोल को बर्न करूंगा, कोल को बर्न करूंगा, ठीक है, कोल को बर्न करूंगा, यहां पे कोल बर्न हो रहा है, कोल के बर्न होने से साथ ही में एक बॉयलर लगा है, बॉयलर के अंदर में ही एक्चुअली ये पूरा बॉयलर है जिसके अंदर वाटर पाइपलाइंस पास हो रहे हैं, जिसके अंदर वाटर पाइपलाइंस पास हो रहे हैं। सो इसके अंदर वाटर पाइपलाइंस पास हो रहे हैं। अब ये गर्मी से वाटर पाइपलाइंस में से
स्टीम, वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट होते जा रहा है, वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट होते जा रहा है। नाउ एक तरफ दूसरे तरफ से इस स्टीम को कलेक्ट करके मैं टर्बाइंस में लेके जाता हूं। आई टेक इट टू टर्बाइंस, मैं टर्बाइंस में उसे लेके जाता हूं। टर्बाइंस में रोटेटिंग मैकेनिज्म बना हुआ है पूरा, जो जुड़ा है मेरे जनरेटर से। सो ये स्टीम आता है अंदर, स्टीम का फ्लो आता है अंदर, और ये टर्बाइन अंदर ब्लेड्स रोटेट होने लगते हैं। वो रोटेट होने लगते हैं, ये आपको समझना है, ये हाई टेम्परेचर स्टीम है, बहुत ही हाई टेम्परेचर स्टीम है। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है ना, हाई प्रेशर वाला। सो ये पानी गर्म होके पूरा स्टीम बन के पूरा गैसियस स्टेट में टर्बाइंस के अंदर आता है। दिस इज योर टर्बाइन। टर्बाइन के अंदर ब्लेड्स रोटेट होते हैं, जिसके वजह से मैकेनिज्म जुड़ा हुआ है जनरेटर से। जनरेटर के अंदर अपना पूरा वही मैकेनिज्म है मैग्नेट वाला, इसके अंदर मैग्नेट घूमने लगता है। ओके नाउ एक सिंगल मैग्नेट नहीं रहता है, आपको समझना है लॉजिक, बहुत सारे मैग्नेट्स रहते हैं, बहुत बड़ा सा पूरा मशीन रहता है ये। सो मैग्नेट घूमने लगता है, जिसके वजह से सिंपली इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जो यहां से आगे हमने उसको कमर्शियल यूज के लिए हम लोग टावर वगैरह के थ्रू आगे ट्रांसफॉर्मर वगैरह से हम आगे उसको लेके गए। नाउ ये पूरा कंप्लीट करते हैं कि ये अब इसमें पानी कहां से आया, ये बचा हुआ स्टीम कहां जाएगा, ये सारी चीज अब कंप्लीट करते हैं। सो ये वाटर, पहली बात, एक कूलिंग साइड से आ रहा है, ये जो इन डायरेक्शन है पानी का, ये एक दूसरी जगह जहां से एक कूलिंग टावर लगा है वहां से आ रहा है, कूलिंग टावर से आ रहा है। कूलिंग टावर में पानी कहां से आया, तो ये जो स्टीम यहां पर आया, ये स्टीम को हम लोग बीच में जब स्टीम एक जगह से निकलता है, वो स्टीम को हम एक फिर से पानी में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कंडेंसर। तो ये कंडेंसर से फिर से पानी में कन्वर्ट होता है, लेकिन अब ये गर्म है, पानी गर्म है, वार्म है। तो ये गर्म पानी को हम कूलिंग टावर में ही दूसरी जगह लेके जाते हैं, जहां पर वो कूल किया जाता है पानी, और वही पानी वापस रिटर्न इसमें आता है। तो ये पानी का पूरा चैनल आपको समझना है अलग। ओके नाउ रहा सवाल, कोल यहां पे जल रहा था, तो ये सारा गैस कहां जा रहा था, तो यहां एक तरफ से गैस कलेक्ट होता है। मैं एक रैंडमली ऐसे बना रहा हूं ताकि आपको समझे। ये गैस एक तरफ से कलेक्ट होता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, टॉक्सिक थोड़ा सा निकाला जाता है, डायरेक्ट एयर में हम लोग उसको ये नहीं कर सकते हैं, रिलीज नहीं कर सकते हैं, और उसको एक लाइक चिमनी, शाफ्ट जिसे कहते हैं, चिमनी में लेके जाके यहां से वो पूरा गैस छोड़ा जाता है। तो ये पूरा एक मैकेनिज्म है, एक तरफ से कोल जाया, बर्न होते होते वो उसका टॉक्सिक धुआं पास ऑन होके चिमनी से गया, बिफोर पहले प्रोसेस किया गया उसको थोड़ा सा, ओके बीच में, एंड फिर एक तरफ पानी का एक पूरा हमने बीच में मोटर वगैरह लगा के पानी का फ्लो जारी रखा है, ओके, एंड पंप वगैरह लगा के बीच में पानी का फ्लो जारी रखा है, एंड पानी स्टीमर बॉयलर में जाता है, स्टीम में कन्वर्ट होता है, स्टीम जो है टरबाइन में जाता है, टरबाइन में जाके वो जनरेटर को रोटेट करने लगता है, क्योंकि टरबाइन घूमता है तो जनरेटर भी अंदर मैग्नेट घूमने लगता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और इसमें से स्टीम बचा हुआ जो है, लाइक स्टीम जो है पूरा कंडेंसर में कलेक्ट होता है, कंडेंसर में वो फिर से वाटर में कन्वर्ट होता है, और वो गर्म पानी वापस कूलर, ये भी एक टावर होता है बड़ा सा, ये भी एक टावर होता है जिसके अंदर आधा इवापोरेशन होके भी निकल जाता है। तो ये मैंने एक रफ आपको पहले फ्लो चार्ट बता दिया कैसे पूरा ये एनर्जी जनरेट होता है, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम है वो काफी कंफ्यूजिंग लगेगा आपको देखने के लिए। सो इसलिए मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे ये होता है। सो ये अब आपको याद रखना है, आज का पूरा टॉपिक जो है इसी बेस पे है, बार बार अब खाली हमने एनर्जी सोर्स बदल देना है। हमारा पूरा मैकेनिज्म यही होने वाला है, थर्मल पावर यानी कि स्टीम के हेल्प से मैं टर्बाइन घुमाने वाला हूं, लेकिन आई एम गोना चेंज द एनर्जी सोर्स, यानी कोल की जगह पे अब मैं कुछ और इस्तेमाल कर सकता हूं, कोल की जगह पे मैं कुछ और एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल कर सकता हूं। ओके तो ये चीज पूरा मैकेनिज्म सेम होने वाला है, टर्बाइन रोटेट होने वाला है, जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने वाली है। ओके सो लेट्स सी different more sources and let's read about thermal source और डिटेल में।
सो आई होप ये आपको समझा। लेट्स जस्ट रीड दिस। तो ये आपको फ्लो चार्ट में भी वही बात उन्होंने बताई है। एज यू कैन सी, आई एम गोना मार्क द फ्लो चार्ट्स। सबसे पहले फ्यूल कौन सा हमने यूज किया, कोल इस्तेमाल किया था। बॉयलर में बॉयलर का इस्तेमाल, वो जो मशीन है बड़ा सा, उसे बॉयलर कहते हैं, जिसमें कन्वर्जन ऑफ वाटर टू स्टीम, जिसमें स्टीम में कन्वर्जन हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप है आपका स्टीम टरबाइन में चला गया। टरबाइन से जनरेटर अपना एक तरफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके इलेक्ट्रिक पावर मिल गया। स्टीम टरबाइन से थोड़ा स्टीम जो है ये कन्वर्ट हो गया वापस से पानी में, जो वापस से पानी ऊपर बॉयलर में ही चला जाता है। तो ये पूरा एक मैंने आपको बता दिया था। ओके, सो लेट्स रीड अहेड। सिंस थर्मल एनर्जी इज यूज्ड हियर to generate electric energy, such power plants are called thermal power plants। तो इसके अंदर हम लोग ने थर्मल पावर का यानी कि बर्निंग हीट का इस्तेमाल किया है टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर, इसे थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। The chemical energy in the coal is converted into electrical energy through several steps which are shown in the figure 5.6। Now coal के अंदर एनर्जी कहां से आई, तो कोल तो हमारा इतना पुराना सोर्स है, फॉसिल फ्यूल जो कन्वर्ट हो के हजारों सालों बाद कोल बना है, राइट। सो उसकी केमिकल एनर्जी हमने इस्तेमाल की, केमिकल एनर्जी ऑफ द कोल। तो यहां पर उनका अगेन फ्लो चार्ट है, तो अगेन लेट मी मार्क इट आउट। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप, ये सारे फ्लो चार्ट्स आप बना देना। केमिकल एनर्जी ऑफ द कोल इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी, यानी कि उसको जला दिया और उसे हीट एनर्जी में हमने कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी को। फिर स्टीम को मूवमेंट दे दिया, तो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम। अब टरबाइन को मूवमेंट दे दिया, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टरबाइन, जिससे हमने जनरेटर से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाई। तो ये पूरा एनर्जी कन्वर्शन बताया हुआ है। सो दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर एनर्जी फॉर्मेशन इन द थर्मल पावर प्लांट। सो यही मैं डायग्राम की बात कर रहा था जो आपको दिख रहा है, जो थोड़ा सा आपको लाइक वो पूरा कंफ्यूजिंग सा लग सकता था बिकॉज ऑफ उन्होंने एरो बहुत ही लाइक वियर्ड वे में दिया है। सो अगेन दैट लेट मी स्टार्ट। दिस इज अ टर्बाइन एंड दिस इज अ बॉयलर। सो बॉयलर के अंदर ये देखिए आप, पानी में ये पानी स्टीम बनते हुए टर्बाइन रोटेट हो रहा है, जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होके ये एक तरफ से चली गई इलेक्ट्रिसिटी बनने के लिए। बाकी का पानी जो है कंडेंसर स्टीम जो है बेसिकली रिटर्न आके इधर पानी जो है गर्म पानी यहां से जा रहा है कूलिंग टावर में, वापस कूल हो जा रहा है, और कूलिंग पानी रिटर्न होके वापस से यहां पर पंप से पुश होके वापस बॉयलर में जा रहा है। तो ये पूरा मैकेनिज्म, और यहाँ पे एक तरफ कोल गर्म होके लाइक यू नो फ्यूल गर्म होके वापस से ये धुआं निकलते जा रहा है क्योंकि कोल बर्न कर रहे हैं हम लोग। तो ये एक तरफ चलते जा रहा है और ये एक तरफ चलते जा रहा है पूरा सिस्टम। सो आई होप ये आपको पूरा लाइक समझ में आया। ओके, सो ये नीचे का आपको थोड़ा सा ये कैंसल्ड है, लेकिन ये पूरा मैंने आपको समझा दिया वर्किंग क्या था, मैंने आपको जो पूरा स्टेप्स बताए, तो ये पूरा वही लिखा हुआ है। ओके, सो ये आपको यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, यानी वर्किंग ऑफ दिस थर्मल पावर प्लांट आपको नहीं आने वाला है क्वेश्चन। इसके अंदर वर्किंग लिखा है, कैसे वो पूरा फ्यूल जल रहा है, वो फिर स्टीम बन रहा है, वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के साथ आगे बढ़ रहा है, वो पूरा वर्किंग लिखा है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, तो ये खाली एक बार रीड कर लेना ताकि समझे और ज्यादा क्लियरली आपको। ठीक है, सो आई एम ऑल्सो जस्ट गोना रीड दिस नाउ। After combustion of the fuel in the boiler, the emitted gases are released to atmosphere through very high tower. Once the turbine is rotated using the steam at high temperature and high pressure, steam temperature and pressure decreases. This steam is converted back to water by taking out heat from it. This is done in the condenser using water in the cooling tower. The water in the cooling tower is circulated through the condenser. Heat energy in the steam is given to the water and the steam condenses back to water. The heat absorbed by the water is then released to the atmosphere through vapor and heated air through cooling tower. Although the thermal power generation is a major way of electricity generation today, it suffers from certain problems. तो जैसे कि मैंने आपको कहा पूरा वर्किंग लिखा है जो ऑलरेडी अब बात कर चुके हैं कैसे पूरा काम करता है। इसके अंदर पोल्यूशन देखिए बहुत हो रहा था, वेपर आ रहा था, कोल जनरेट होने पर भी स्मोक आ रहा था। तो वो प्रॉब्लम्स क्या है ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये अच्छे से रीड करिएगा। पॉइंटर्स में ही दिया है तो पॉइंटर्स में ही आपको आंसर लिखना है इसका। प्रॉब्लम्स, एयर पोल्यूशन ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल। सबसे पहला तो बिकॉज ऑफ कोल बर्न होने से, बर्निंग ऑफ कोल रिजल्ट्स इनटू एमिशन ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड व्हिच आर हार्मफुल टू हेल्थ। तो कोल को बर्न करने पर ये सारे गैसेस, अलग अलग हार्मफुल गैसेस निकलते, टॉक्सिक गैसेस निकलते जो हमें हार्म करेंगे और एनवायरमेंट को हार्म करेंगे। Along with the emission of the gases due to burning of coal,
soot particles are also released into the environment. soot particles जो burning particles होते हैं, बेसिकली कोई चीज जल जाने के बाद जो आपने देखा होगा, कोई जल जाने के बाद काला काला सब जो हो जाता है, वो काला क्या चीज होती है, दैट इज कॉल्ड soot. soot particles are released into the environment, which is also, वो आप इनहेल करोगे तो आप उससे मर सकते हो, आपके लंग्स डैमेज हो सकते हैं. दिस में कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो वही रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी लंग्स की बात हो रही है यहाँ पे. थर्ड है द रिजर्व्स ऑफ द फ्यूल यूज इन दिस मेथड कोल आर लिमिटेड. तो अब यहां पर हम लोग जो यूज कर रहे हैं कोल, कोल हमारे पास अनलिमिटेड सोर्स नहीं है, ये हमारा बहुत ही लिमिटेड सोर्स है जो हजारों साल लगे हैं बनने के लिए. तो एक बार कोल खत्म हो गया तो उसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते. इट इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. रिन्यूएबल बार बार यूज करने वाली एनर्जी नहीं है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स है वो हमारा. Therefore, in future there will be limitations of the availability of the coal. एंड बॉक्स में आपको दिया हुआ कि अलग अलग जगहों पे कौन से पावर प्लांट्स है, थर्मल पावर प्लांट्स है, और कितनी कैपेसिटी की एनर्जी वो क्रिएट करते हैं. सो विद्यानगर, विच इज इन मध्य प्रदेश, इट जनरेट्स 4760 megawatts ऑफ पावर. ओके, मुंद्रा विच इज इन गुजरात, मुंद्रा अगेन विच इज इन गुजरात, 2 पावर स्टेशन है वहां पे. तमनार छत्तीसगढ़ एंड चंद्रपुर इन महाराष्ट्र. सो ये अलग अलग, ये आपको पूछा नहीं जाएगा इसलिए कैंसिल्ड है बॉक्स, लेकिन आपको ये थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि थर्मल पावर प्लांट्स कहां कहां मौजूद है. नाउ लेट्स सी पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी. अब मैं कोल की जगह पे, कोल जो मेरा एनर्जी सोर्स था, सब कुछ ये रोटेट वगैरह मूवमेंट करने के लिए, उसको हटा के मैं न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करूंगा. उससे जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसके इस्तेमाल से मैं टरबाइन को मूव, सेम चीज स्टीम बनाऊंगा, स्टीम से टरबाइन को मूव करूंगा, टरबाइन से जनरेटर में जाऊंगा और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी. तो ये पूरा सेम है, खाली मैं अपना एनर्जी सोर्स बदल रहा हूं. इंस्टेड ऑफ कोल आई एम गोना यूज माई न्यूक्लियर एनर्जी, यानी न्यूक्लियर यूरेनियम प्लूटोनियम जो होता है उसका मैं इस्तेमाल करने वाला हूं. सो लेट्स रीड दैट. In the power plant based on nuclear energy, also steam turbine is used to rotate the generator. इसके अंदर भी steam turbine का इस्तेमाल करते हैं हम लोग. However, here the energy released by fission of nuclei of atoms like uranium or plutonium is used to generate the steam of high temperature and high pressure. So फिजन यानी कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लाई जो होता है, यूरेनियम स्प्लिट हो जाता है. वो स्प्लिट होके उसके कुछ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, एंड वो न्यूट्रॉन्स और रिटर्न में यूरेनियम के मॉलिक्यूल्स, यूरेनियम के एलिमेंट को और ब्रेक डाउन करते हैं. ये प्रोसेस के अंदर ये न्यूट्रॉन जो यूरेनियम को मर्ज हो रहा है एंड वो ब्रेक हो रहा है, तो उससे एक चेन रिएक्शन पैदा होता है. ओके, सो ये चीज के लिए भी मैं आपको एक बार एक एनिमेशन दिखाऊंगा. सो लेट मी शो यू दैट. सो यहां पे आपको पहले तो समझना है यूरेनियम जो हमारा एक एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, उसके अंदर नाउ आपको पता होना चाहिए 235 यूरेनियम का क्या चीज होता है. आपने साइंस 1 के चैप्टर में हमने देखा है. सो यू शुड नो दैट. कमेंट में मुझे बताइए 235 उसका एटॉमिक नंबर है कि एटॉमिक मास है. ओके, ये आपको पता होना चाहिए अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं एंड आपने चैप्टर पढ़ा है स्टार्टिंग के साइंस 1 के, तो आपको ये बहुत आसानी से पता होगा. तो कमेंट में मुझे बताइए. सो नाउ इसको मैं बॉम्बार्ड करूंगा. बॉम्बार्ड यानी उसके ऊपर मैं एक न्यूक्लियस फेंकने वाला हूं, और न्यूक्लियस जैसे ही उसके अंदर, आपको पता होगा ये बात भी कि न्यूक्लियस किसी एलिमेंट का बढ़ता है तो वो जो है वो आइसोटोप फॉर्म हो जाता है. उसका एलिमेंट वही रहता है लेकिन आइसोटोप फॉर्म हो जाता है. जैसे कि कार्बन 12, C12 एंड C14, कार्बन का 12 होता है लेकिन उसके अंदर दो न्यूक्लियस बढ़ जाने पर वो क्या हो जाते हैं, वो आइसोटोप ऑफ कार्बन बन जाता है, C14 बन जाता है. ठीक है, ये सब कुछ हम लोग बहुत सारे हिस्ट्री में भी डिस्कस कर चुके हैं, C14 के बारे में साइंस में भी डिस्कस कर चुके हैं पहले के वीडियोस के अंदर. तो आप वो देखिएगा अगर आपको कंफ्यूजन है कि ये सब क्या है. ओके, सो हियर आई एम गोना सिंपली, यूरेनियम का एक एलिमेंट है, उसको मैं एक न्यूक्लियस जैसे ही उसके ऊपर मैं फेंकूंगा तो क्या होगा, एक न्यूट्रॉन बेसिकली मैं फेंकूंगा तो क्या होगा. न्यूक्लियस यानी कि न्यूट्रॉन में उसके ऊपर एक फेंकने वाला हूं. सो क्या होगा, तो वो अनस्टेबल होके ब्रेक हो जाएगा. सो ये जैसे ही मैंने उसके ऊपर न्यूट्रॉन थ्रो किया तो वो अनस्टेबल हो जाता है आइसोटोप फॉर्म होके, एंड वो ब्रेक हो जाता है. वो ब्रेक हो जाता है. 236 हो गया, 235 था,
न्यूट्रॉन एक इंक्रीज हो गया एंड वो ब्रेक हो जाता है और ये ग्लो देखिए, ये पूरा, आई डोंट नो आपको ये दिखा कि नहीं, कलर में इफेक्ट था उनका, ग्लो येलो लाइट हुआ, तो जिससे ये बेसिकली लाइक ये दो अलग अलग एलिमेंट्स में बन जाता है एंड ये एनर्जी रिलीज करता है। जब ये करता है इसे एनर्जी, जिस चीज को पहली बात फिजन कहते हैं, ये चीज को फिजन कहा जाता है और ये करने में वो एनर्जी रिलीज करता है। सो नाउ इमेजिन मैं एक 3-4 और यूरेनियम रख रहा हूं और जैसे ही मैं ये कर रहा हूं और यूरेनियम को मैं ब्रेक होने दे रहा हूं, तो उसमें से 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन निकलते हैं। वो 3 न्यूट्रॉन और 3 यूरेनियम को फिर से ब्रेक डाउन करेंगे, तो ये पूरा एक चेन रिएक्शन चालू होगा। तो लेट्स सी चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन का एक एनिमेटेड वीडियो है, वो थोड़ा सा देखते हैं। सो यहाँ पे पहले बहुत सारे यूरेनियम्स लेने हैं मुझे। सो ये यूरेनियम बहुत सारी, ये देखिए मैंने बहुत सारे यूरेनियम ले लिए हैं। अब जैसे ही मैं एक की तरफ एक भी न्यूट्रॉन जैसे बॉम्बार्ड करूंगा, तो वो इंपैक्ट जो होगा बाजू बाजू वाले को लगेगा, बाजू बाजू वाले को लगेगा। ओके, सो ये क्या होगा ना, ये बहुत सारे, मैं थोड़े से और यूरेनियम बढ़ा दे रहा हूँ ताकि वो इजीली आप देख सको कि बहुत सारे ये बॉम्बार्डिंग चालू हो जाएगी और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ओके, सो एक को मैं ब्लो, देखिए एनर्जी चेन रिएक्शन, एक ब्लो हुआ तो उसमें से 3 न्यूट्रॉन्स निकलते, वो 3 दूसरे को जाके ब्लो करेंगे, वो 3 और 3, ये ऐसा चेन बन जाएगा, 3 का 6 का ऐसा करके चेन बन जाएगा वो। तो ये देखिए एनर्जी प्रोड्यूस होते जा रही है इतनी, ये हर एक यूरेनियम ब्रेक डाउन होते जा रहा है, इसे चेन रिएक्शन कहा जाता है। ये जो एनर्जी क्रिएट हो रही है, ये हीट एनर्जी जो क्रिएट हो रही है, उसी के हेल्प से हम अगेन वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेंगे और वो स्टीम एनर्जी से टरबाइन घुमाएंगे। तो ये देखिए मैंने एक छोटा सा आपको लाइक एनिमेटेड बताने की कोशिश की यहाँ पे। ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू दैट टेक्स्ट बुक। सो अगेन आपको फ्लो चार्ट दिया है, तो लेट्स रीड द फ्लो चार्ट। In the power, okay, पहले ये read करते हैं. Power plant based on nuclear energy. In the power plant based on nuclear energy, steam turbine is used to rotate the generator. However, the energy released by fission of nuclei of atoms like uranium and plutonium is used to generate the steam of high temperature, high pressure. The energy in the steam rotates the turbine, which in turn drives the generator producing electricity. The flow chart ये already मैं आपको बता चुका था. फ्लो चार्ट में अब देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है, एक अब ये कहां होता है, ऐसा ओपनली तो नहीं कर सकते, रिएक्टर होता है एक पूरा, उसके अंदर कंट्रोल्ड वे में होता है, ये सब बहुत ही डेंजरस चीज होती है। सो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ये सारी चीजें होती है, जिसके अंदर वो यूरेनियम, हम लोग ने ये एनर्जी सोर्स अपना लिया, यूरेनियम या प्लूटोनियम, एंड जैसे ही वो हीट एनर्जी आई तो वो देखिए अगेन एक तरफ स्टीम जनरेशन फ्रॉम द वाटर, स्टीम टरबाइन में वो चला गया, टरबाइन से जनरेटर घूमने लगा, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, स्टीम टरबाइन से आधा स्टीम वापस से पानी कन्वर्जन के लिए यहाँ पे हमने ले लिया, वही पानी वापस से हमने यूज किया इधर स्टीम बनाने के लिए। तो ये अगेन सेम पूरा आगे का पूरा प्रोसेस सेम है। स्टार्टिंग में हमने खाली एनर्जी सोर्स कोल जो यूज किया था थर्मल में, यहाँ पर न्यूक्लियर में हम लोग यूरेनियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, thus here nuclear energy is converted into thermal energy, and thermal energy is converted into kinetic energy of steam, and kinetic energy of steam is converted into kinetic energy of turbine, and finally टर्बाइन की काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है। तो यहां पर पहले हम लोग ने थर्मल एनर्जी को लाने के लिए हम लोग ने न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल किया। ओके, तो उसका फ्लो चार्ट अगेन दिया है, न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, काइनेटिक ऑफ स्टीम, काइनेटिक ऑफ टर्बाइन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। जो पैसेज जो पैराग्राफ में लिखा है वही उन्होंने फ्लो चार्ट में इजी वे में बताया है, इसलिए आप अगर फ्लो चार्ट्स बना लोगे तो आपको अच्छी तरह से पूरा वो पैराग्राफ ही याद हो जाएगा ना। उसका मैकेनिज्म लिखा है कि न्यूक्लियर फिजन कैसे होता है। व्हेन न्यूट्रॉन इज बॉम्बार्डेड ऑन एन एटम ऑफ यूरेनियम 235, इट एब्सॉर्ब्स द न्यूट्रॉन एंड कन्वर्ट्स इनटू एन आइसोटॉप यूरेनियम 236। तो एक हमने देखा था 236 हो जाता है और आइसोटॉप फॉर्म हो जाता है। नाउ यूरेनियम 236 इज एक्सट्रीमली अनस्टेबल, वो अनस्टेबल था, अगर आपने वीडियो में देखा होगा तो नीचे वो एनिमेटेड में नीचे देखिए वो मूव हो रहा था, दैट वाज अनस्टेबल है, वो उसमें बहुत सारी एनर्जी है।
सो वो ब्रेक डाउन हो जाता है एंड कन्वर्ट्स इनटू बैरियम एंड क्रिप्टन। तो दो वो जो टूट के जा रहा था, तो एक बैरियम था और एक क्रिप्टन था। उस प्रोसेस में 3 न्यूट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, 3 न्यूट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, जिनकी बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। और ये एनर्जी रिलीज जो हमने वो ग्लो दिखा रहे थे वो लोग येलो लाइट से, आई डोंट नो आपको दिख रहा था कि नहीं वीडियो रिकॉर्डिंग में, बट वो एनर्जी रिलीज दिखा रहे थे। सो कितनी एनर्जी रिलीज होती है एक एक यूरेनियम ब्रेक होने में? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। नाउ दिस 3 न्यूट्रॉन्स जनरेटेड इन दिस प्रोसेस कॉज फिजन ऑफ 3 अदर यूरेनियम 235 एटम्स रिलीजिंग मोर एनर्जी। तो यही चीज मैंने आपको बताई कि ये 3 नया जो न्यूट्रॉन्स है वो और 3 यूरेनियम को जाके ब्रेक करेंगे, उसमें से और 3 निकलेंगे जो और 3 को करेंगे, तो ये पूरा चेन रिएक्शन चालू हो जाएगा। द neutrons released in this reaction release more energy through fission of more uranium nuclei. This process of fission of the uranium 235 atoms continues and is called a chain reaction. In nuclear power plants, a controlled chain reaction results in the release of thermal energy which is used for electric generation. तो कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल नहीं किया तो बहुत भयंकर हादसे हो सकते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट के हादसे आप जानते ही होंगे। शनोबल करके रशिया में एक पावर प्लांट था, बहुत ही भयंकर इंसिडेंट हो गया था शनोबल में। सो वो एक इंसिडेंट है एंड यू नो, सो न्यूक्लियर पावर बहुत ही डेंजरस चीज है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी तरह से उसको संभालना होता है। आपको अगेन यहाँ पे एक चेन रिएक्शन का एक डायग्राम दिया हुआ है, यूरेनियम बताया हुआ है, न्यूट्रॉन उसके अंदर जाता है, 236 बनता है, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है इसलिए वो ब्लास्ट हो जाता है, ब्लास्ट होता है बैरियम एंड क्रिप्टन जाता है, साथ में 3 न्यूट्रॉन्स आते हैं। ये 3 न्यूट्रॉन्स और 3 यूरेनियम को वो सेम पूरा प्रोसेस जाता है, हर एक टाइम पे वो एनर्जी रिलीज करते जाता है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज का एनर्जी। नाउ कंप्लीट द टेबल में आपको ये कैंसिल है, मतलब ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग ये गूगल करें एंड बताइए कि कुंदकुलम ये तो तमिलनाडु में है, सो उसकी कैपेसिटी क्या है बताइए। तारापुर, तो ये तो अपना यहीं पे बोईसर महाराष्ट्र पालघर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है तारापुर, सो उसका भी आप कैपेसिटी सर्च करिए और बताइए। सो रावत भट्टा जो है ये आप मुझे बताइए सर्च करके कहाँ गिरता है। आई विल गिव यू हिंट, जो जो लेटर का लाइक नाम है उसी लेटर के नाम से उसका स्टेट है, सो थोड़ा सा। एंड कायगा, कायगा का भी सेम चीज, आप ढूंढ के बताइए कौन से स्टेट में है ये एंड उसकी कैपेसिटी क्या है इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो लेट्स रीड अगेन। यहाँ पे उन्होंने स्कीमेटिक न्यूक्लियर पावर प्लांट का बताया हुआ है। एज यू कैन सी न्यूक्लियर रिएक्टर यहाँ पे दिया हुआ है। न्यूक्लियर रिएक्टर में ये पूरी चीज होती है जो हमने देखी अभी बाहर। न्यूक्लियर रिएक्टर में ये चीज होती है पूरे यूरेनियम वाली, और उसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है। अब एक तरफ से अगेन यहाँ पे पानी एक तरफ से अंदर पुश किया गया है, पानी स्टीम बन के यहाँ से निकल रहा है, स्टीम बन के निकल रहा है, वो स्टीम जाता है यू नो इन टर्बाइन को रोटेट करने के लिए। टर्बाइन रोटेट होता है, जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी हमने ले ली बाहर इनटू यू नो वेरेवर वी वांट। बाकी का स्टीम अगेन कूलर से कूलिंग टावर से पानी जाता है, ठंडा पानी रिटर्न आता है। ये पूरा सिस्टम आप ऊपर जो हमने देखा था वही पूरा सेम पूरा ये सिस्टम है, खाली इसमें एनर्जी सोर्स हमने क्या ले लिया, हमने यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल किया। A nuclear power plant does not use fossil fuel like coal. तो coal is a fossil fuel, right? But nuclear power fossil fuel नहीं use करता है। Therefore, problems like air pollution do not arise. तो इसके अंदर air pollution kind of नहीं होता है वैसा जैसे fossil fuel को burn करने में होता है। Also, if sufficient nuclear fuel is available, this can be a good source of electrical energy. और अगर अच्छा खासा हम लोग के पास nuclear fuel है तो हम लोग अच्छा खासा electrical energy generate कर सकते हैं। However, there are few problems associated with nuclear power generation. लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इसमें है प्रॉब्लम्स। वो प्रॉब्लम्स क्या है, लेट्स सी दैट। सबसे पहले द प्रॉब्लम्स आफ्टर fission of nuclear fuel are also radioactive and emit harmful radiation। तो सबसे यहाँ पे भयंकर चीज ये है, जो स्प्लिट हो रहे थे, ये जो स्प्लिटिंग वगैरह हो रहा है, फिजन वगैरह जो हो रहा है, वो रेडियो एक्टिव मटीरियल है। रेडियो एक्टिव मटीरियल आपके लिए बहुत हार्मफुल होती है, ये आपको लाइक वॉमिटिंग, डायरिया, आपके इंटेस्टाइन, डीएनए तक को डैमेज कर देती है, इतनी भयंकर चीज होती है। सो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, यूरेनियम इज अ रेडियो एक्टिव मटीरियल। सो ये उसके फिजन को हम इस्तेमाल करें तो बहुत हार्मफुल रेडिएशंस उससे पैदा होते हैं। तो और ये सारा जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसको कहाँ डंप करें, वो भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए ये सबसे भयंकर, सबसे डेंजरस चीज है।
The products after fission of nuclear fuel are also radioactive and emit harmful radiation. The products are called nuclear waste. उसे nuclear waste कहा जाता है. However, to dispose the nuclear waste safely is a big challenge for scientists. Scientists के लिए ये बहुत ही challenge की बात है कि कैसे इसे safely dispose किया जाए. An accident in nuclear power plant can be very fatal. This is because the accident may result in release of very harmful radiation. और अगर वहां एक्सीडेंट हो गया और ये सारी चीज बाहर रिलीज हो गई तो पूरा एरिया डैमेज हो जाएगा हजारों सालों के लिए. शनोबल एरिया 20,000 ईयर्स के लिए डैमेज हो चुका है. वहां पे उतना गंद मतलब उतना पावरफुल रेडिएशन है, आज भी है, कि वो वहां पे हैबिटेड एरिया नहीं है वो आज की तारीख में. ओके, सो बहुत ही डेंजरस चीज होती है. Now we're gonna see power generation plant based on energy of natural gas. अब सेम चीज अगेन, खाली मैं फ्यूल बदल रहा हूं. कोल यूज किया, न्यूक्लियर पावर यूज किया, अब मैं नेचुरल गैस का इस्तेमाल करने वाला हूं. ओके, सीएनजी और एलपीजी जो होता है नेचुरल गैस, उसका इस्तेमाल से अब मैं पूरा सेम चीज करने वाला हूं. ओके, सो लेट्स रीड दैट. In this plant, the turbine is run by a gas at very high temperature and pressure generated by combustion of natural gas. तो natural gas को जलाने से, combustion यानी उसको जलाने से जो गैस बनता है, जो हाई प्रेशर वाला, हाई टेम्परेचर वाला होता है, उसके हेल्प से मैं टर्बाइन को रोटेट करता हूं. अगेन अ फ्लो चार्ट दिया हुआ है. सो कंप्रेसर फॉर अ प्रेशराइज्ड एयर, कंबशन चेंबर, और उसके अंदर हम कोई नेचुरल गैस सोर्स डालेंगे यहाँ पे. सो यहाँ पे मेरे ख्याल से नेचुरल गैस हमें लिखना है, नेचुरल गैस. तो नेचुरल गैस हमने इसमें डाला कंबशन चेंबर में, जिससे गैस प्रोड्यूस होता है. गैस टरबाइन से टरबाइन घूमता है और जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. सो अगेन दिस फ्लो चार्ट आप लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा. देयर आर थ्री मेन सेक्शंस इन दिस टाइप ऑफ प्लांट. प्रेशराइज्ड एयर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कंबशन चेंबर यूजिंग अ कंप्रेसर. तो यहाँ पर एक प्रेशराइज्ड एयर यानी एयर को प्रेशर कंप्रेस करना, कंप्रेस यानी उसको प्रेशराइज करना, ताकि वो नेचुरल गैस को जलने में हेल्प करेगा. In the combustion chamber, the natural gas is burns in the presence of the air. यही air के presence में वो burn होती है. And the gas at very high temperature and pressure generated in this chamber runs the turbine. अब ये गैस अगेन हम लोग ऑलरेडी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया गैस कैसे पुश कर सकती है. तो टर्बाइन रोटेट होते हैं अगर वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से वहां पे पहुंचता है तो. Now the turbine then drives the generator to produce the electricity. Step by step transformation, अगेन स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है. सबसे पहले नेचुरल गैस की कौन सी एनर्जी थी? अगेन इट हैज अ केमिकल एनर्जी एंड वो बर्न होके गैस को मूवमेंट देती है. तो काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू द कंबशन ऑफ नेचुरल गैस अब टर्बाइन को मूवमेंट देती है. तो काइनेटिक एनर्जी, मूवमेंट वाली एनर्जी, मूवमेंट वाली चीज काइनेटिक एनर्जी, टर्बाइन एनर्जी को मूव करती है एंड उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. सो ये अगेन पूरा फ्लो चार्ट एकदम इजी हो जाता है. एक बार आपको समझना है आगे का, खाली हर टाइम हमने सोर्स बदल दिया, उसका भी हम लोग थोड़ा मैकेनिज्म देख रहे फिर से. The efficiency of this type of power generation plant is higher than that of the power generation plant based on coal. तो नेचुरल गैस से ज्यादा अच्छी एनर्जी, ज्यादा अच्छा खासा हम लोग जनरेट करते हैं rather than using coal. Moreover, since the natural gas does not contain sulfur, burning of natural gas results in less pollution. तो इससे भी पोल्यूशन तो होता है लेकिन थोड़ा सा कम, क्योंकि कोल में सल्फर भी था, यहाँ पे सल्फर नहीं है. द स्कीमेटिक पावर प्लांट, स्कीमेटिक अगेन स्कीमेटिक डायग्राम दिया हुआ है एक अपने को समझने के लिए कि कैसे ये पूरा काम करता है. So again, I'm just gonna mark this in a simple way. फ्यूल हमने एक तरफ से नेचुरल गैस लिया, उसको एक तरफ से जलाया. यहाँ पे कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर है, जहां से मेरे ख्याल से ये एयर कंप्रेसर है जो यहाँ पे उसको एयर प्रोवाइड कर रहा है. एंड यहाँ पर वो प्रेशराइज्ड होके रेड कलर यानी कि हाई टेम्परेचर, हाई हीटेड एकदम गैस टरबाइन के अंदर जा रहा है. टरबाइन घूमता है एंड यहाँ से आधा हॉट गैसेस निकल जाते हैं एंड यहाँ पर जनरेशन ऑफ जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. अब पहले वाले और यहाँ में क्या फर्क था? यहाँ पे पानी का हमने कुछ इस्तेमाल नहीं किया, स्टीम वगैरह. यहाँ पे डायरेक्ट गैस जो आ रहा है उसका हमने इस्तेमाल किया एंड इसीलिए डायरेक्ट गैस यहाँ से बाहर निकल गया. वो गैस का हमको कोई काम नहीं है. ओके, तो ये यहाँ पे वो चेंज है. पहले वाले से ये क्यों डिफरेंट है तो वो मैंने आपको बताया. सो अगेन यहाँ पे कुछ प्लेसेस एंड कुछ अगेन स्टेट्स के नाम दिए कि कहाँ पे हमारे पास नेचुरल गैस पावर प्लांट्स है. तो समराल कोटा आंध्र प्रदेश में, अंजवेल महाराष्ट्र में, बवाना दिल्ली में एंड कोंडापाली आंध्र प्रदेश में. उनकी कैपेसिटीज दी हुई है 200, 620 मेगावाट्स एंड 1466 मेगावाट्स के रेंज में ये अलग अलग पावर जनरेट करते हैं.
Though use of energy is unavoidable in our day-to-day life, it is necessary to use it carefully and only it is required amount. तो हमें एनर्जी तो चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ही, अनअवॉइडेबल है कि हम उसे यूज ना करें, लेकिन हमें ध्यान रखना है, उसे ध्यान से इस्तेमाल करना है और सिस्टमेटिकली थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होकर यूज करना है। ये सेक्शन पूरा कैंसल्ड है। इसके अंदर एक्चुअल में आपको सिर्फ अब तक हमने जो पढ़ा वही बात लिखी है और बताया गया है कि हमने जो अभी तक जितने भी एनर्जी सोर्सेस इस्तेमाल किए सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थे। पॉल्यूशन होने के प्रॉब्लम्स अलग अलग थे, कार्बन डाइऑक्साइड बर्न हो रहा था, मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो रहा था, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे। तो वो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं एंड येलो कॉलम में आपको बताया गया है कि कैसे हम एक्चुअल में जो चैप्टर है ग्रीन एनर्जी, यानी कि ऐसी एनर्जी जो इको फ्रेंडली हो, ऐसी एनर्जी जो एनवायरमेंट को हार्म ना करे, वैसी एनर्जी सोर्सेस कैसे हम यूज करें और हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। तो ये मैं सिर्फ रीड करूंगा, इसको सिर्फ रीड करने वाला हूं। ये बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ है। अब तक का समरी है जो हमने पढ़ा, वो समरी पार्ट है पूरा। Electricity generation based on fossil fuels like coal, natural gas, and nuclear fuels like uranium and plutonium are not environmental friendly. It means that if electrical energy is generated using these fuels, it can lead to environmental degradation. तो ये बात एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि एनवायरमेंट डिग्रेड यानी कि बुरा होते जाएगा अगर हम ये फ्यूल्स इस्तेमाल करेंगे। We have seen that burning of fossil fuels like coal and natural gas leads to emission of certain gases. उससे कुछ ना कुछ तरह के गैस रिलीज होते हैं, सूट पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। This results in air pollution, जिससे एयर पोल्यूशन होता है। Incomplete combustion of fuels leads to the formation of carbon monoxide. अब फ्यूल पूरी तरह से जलता नहीं है, थोड़ा सा ऐसे ही एनवायरमेंट में रिलीज होता है, तो वो कार्बन मोनोक्साइड फॉर्म में चला जाता है। It adversely affects the health. Increase in percentage of carbon dioxide in the air due to burning of fuels affecting the environment severely. और हम लोग ने कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही बढ़ा दी है ये सब जलाने में, उससे एनवायरमेंट अगेन बहुत सिवियरली, बहुत ही ज्यादा अफेक्ट हो चुका है। द फिनोमेना ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज एन एग्जांपल ऑफ दिस, और इसका एग्जांपल आप जानते हो, ग्लोबल वार्मिंग हो रखा है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल, डीजल, पेट्रोल लीड टू प्रॉब्लम्स लाइक एसिड रेन। एसिड रेन भी एक प्रॉब्लम है। ये सारे प्रॉब्लम्स हम लोग पहले के दूसरे चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं कहीं ना कहीं छोटे लेवल पे। Soot particles generate due to incomplete burning of fossil fuels cause air pollution. It can lead to problems related to respiratory systems like asthma. It took millions of years for formation of fossil fuels like coal, crude oils, and natural gases. Also, the reserves of the fuels are limited. They are going to deplete in future. It is said that with the current speed of their use, the coal reserves in the world would last about 200 years, and the natural gas reserves would last 200 to 300 years. तो जिस स्पीड पे हम लोग यूज करते जा रहे हैं, जिस तेजी से हम लोग ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लिमिटेड सोर्स है, ये 200-300 साल में खत्म हो जाएंगी और आगे वाली जनरेशन को प्रॉब्लम हो जाएगी। We have also discussed about the problems in use of nuclear energy like disposal of nuclear waste and possibility of disaster due to accident in nuclear power plant. Considering all these points, it can be said that energy generation from fossil fuels and nuclear fuels are not environmental friendly. तो मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बोला कि इसके अंदर क्या था, वही बात लिखी थी। Now, towards environmental friendly energy, towards green energy, so there are other ways, अलग तरीके हैं of generating electricity producing which avoids above problem, जिसके अंदर ये वाली प्रॉब्लम्स ऊपर जो थी एयर पोल्यूशन वगैरह वो ना हो। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम वाटर रिजर्वॉयर, विंड, सनलाइट, बायोफ्यूल्स एक्सेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ सच मेथड्स। तो ये चैप्टर में हम सनलाइट तक का देखने वाले, बायोफ्यूल्स हम लोग शायद से नेक्स्ट चैप्टर में हम करने वाले हैं। सो ये अलग अलग तरीके हैं, वाटर हाइड्रो पावर इस्तेमाल करना, विंड एनर्जी इस्तेमाल करना, विंड मिल्स का इस्तेमाल करना, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना, जिससे हम पोल्यूशन अवॉइड कर सकते हैं। The energy sources used in such options, water reservoir, wind, sunlight, biofuel are never ending. और सबसे बड़ी बात ये नेवर एंडिंग है, मतलब पानी हमेशा है ही अपने पास, वो वाटर रिजर्वर है ही, विंड हमेशा चलने वाली, ये सारे नेचुरल है, तो ये पोल्यूशन क्रिएट भी नहीं करते और ये अनलिमिटेड है, परपेचुअल यानी कि कंटिन्यूअस अवेलेबल है हमारे पास ये रिसोर्स। Moreover, use of the source do not lead to environmental problems discussed above. Therefore, electricity generation through these sources can be called environmental friendly. इसलिए इसे environmental friendly भी कहते हैं क्योंकि इससे प्रॉब्लम्स जनरेट नहीं होती है। This is also called green energy. So let's just read about this. Okay. सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये बहुत बार मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं कि कैसे डैम
को हम लोग बनाते हैं एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के टाइम पे बात किया था हमने, कैसे वाटर की एनर्जी में स्टोर कर रहा हूं, उससे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूं, और पोटेंशियल एनर्जी को बाद में जब मुझे चाहिए उससे कन्वर्ट करता हूं काइनेटिक एनर्जी में, उसको फ्लो देता हूं, और वो फ्लो के हेल्प से, वो काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से मैं अपने टरबाइन्स रोटेट करता हूं, टरबाइन्स घुमाता हूं, और वो टरबाइन के रोटेशन से मैं जनरेटर को जनरेटर के अंदर मैग्नेट को मूव करता हूं एंड इलेक्ट्रिसिटी अगेन जनरेट करता हूं। तो ये सारी बात हम पहले भी बहुत बार मैंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का एग्जांपल दिया है पहले के वीडियोस में। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे तो आपको ये बात पता होगी। लेट्स जस्ट रीड दैट। Kinetic energy is flowing, or the potential energy in water reservoir is a conventional source of energy. In hydroelectric power plant, the potential energy in water stored in dam is converted into kinetic energy of water. तो यही बात मैंने आपको बताई कि stored, पानी मूव नहीं कर रहा है, स्टोर है, जमा करके रखा है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी है पानी की, उसको हमने हाइट पे पहुंचा के पोटेंशियल दे दी है। अब जैसे हम उसको रिलीज करेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर। Fast flowing is brought from the dam to the turbine at the bottom of the dam. The kinetic energy of the flowing water drives the turbine. The turbine in turn drives the generator to generate electricity. So ये सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि फ्लो ऑफ वाटर से टरबाइन घूमेगा, टरबाइन से जनरेटर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। ब्लॉक डायग्राम अगेन दिया उसका। वाटर रिजर्वॉयर इन द पोटेंशियल विद द पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी वो कहेंगे हम लोग, मूवमेंट नहीं है, उसको हमने हाइट देके रखा है, जिसको हमने हाइट देके रखा है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, जितना ज्यादा हाइट उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, वो ये चीज आपको याद रखनी है। ये सब कुछ हम लोग साइंस 1 के फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं। वाटर टरबाइन के वहां पे जाएगी, वाटर टरबाइन से जनरेटर एंड फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये भी सिंपल स्टेजेस है जो आपको याद होंगे, अब बना लेना ये सारी चीजें। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अगेन हमें ये इसका डायग्राम पहले दिया और फिर विंड एनर्जी डायरेक्ट आ गया यहाँ पे। तो पहले ये पहले देख लेते पूरा। ओके, सो ये चीज अगेन मैं पहले आपको व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि उसमें पार्ट बाय पार्ट्स में आपको बताऊंगा कैसे ये चीज करते हैं, एंड फिर आपको ये डायग्राम दिखाऊंगा जो यहाँ पे इन्होंने दिया है बहुत अच्छा सा। सो डैम हमने क्रिएट करना है, तो डैम हमने बना देते, एक रिवर फ्लोइंग पे डैम बना देते हैं हम लोग। ओके, एंड डैम जब बन जाता है, सो कुछ चीजें हैं वहां पे आपको समझनी, लेट मी मेक इट। सो डैम हमने क्रिएट किया है पानी को रोकने के लिए, एक तरफ पानी को रोकने के लिए, तो यहाँ पे वाटर है पूरा। ओके, एक सेकेंड। ओके, यहाँ पानी पूरा जमा होने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है ना। एक जरा कॉमन सेंस का एक सवाल आपको पूछना चाहता हूं मैं। एक अगर बकेट है, एक अगर आप, अच्छा, आपके जो वाटर टैंक्स होते हैं उसमें वाटर टैंक में पाइप कहाँ लगा रहता है पानी नीचे आने के लिए, क्या आपको पता है? पाइप ऊपर लगा रहता है पानी नीचे आने के लिए कि नीचे लगा रहता है? क्या आपको पता है ये बात? तो जरा पता करिएगा, एक कॉमन सेंस अगर आपको नहीं पता है तो। ऊपर वाला पाइप, दो पाइप होता है, ऊपर वाला पाइप पानी भरने के लिए होता है, और नीचे वाला पाइप हमको पूरे घर में पानी, वहां से ऊपर हम लोग टैंक ऊपर क्यों रखते हैं? ताकि उसको हाइट मिले, तो वो ये पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर हाइट मिलेगा तो उसको पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं वाटर को, और वहां से अब ये फ्लो अपने आप आते जाएगा टैप्स में, हमारे हमारे टैप में ये आएगा पानी। ओके, तो ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो ये लॉजिक आपको समझना है कि ये पाइप नीचे की तरफ लगा रहता है, क्यों? क्योंकि ये पानी का दबाव नीचे से बहेगा ना, पानी ऊपर की तरफ तो सिर्फ ऊपर के पाइप से जंप होके तो नहीं आ सकता, तो पानी नीचे से खाली होता है, राइट, नीचे से खाली होता है पानी। तो ये थोड़ा एक लॉजिक आपको समझना है। बस सेम लॉजिक अब यहाँ पर अब डैम में यूज करने वाले हैं, कि हमने ये बड़ा सा डैम वॉल क्रिएट करके पानी को स्टोर कर दिया है एक हाइट तक, और उसको जो फ्लो हो रहा था विच वॉज ओरिजिनली काइनेटिक एनर्जी, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर में। ये अभी स्टोर्ड एनर्जी है। अब जब मैं यहां पर एक ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट करता हूं जिसमें यहां पर मैं पाइप वगैरह से पानी और गेट क्रिएट करता हूं, बेसिकली ये एग्जैक्ट वैसा डायग्राम तो बना नहीं पा रहा हूं एनिमेटेड, ये गेट क्रिएट करता हूं। जब मैं चाहूं तब इसको
ऊपर कर दूंगा तो पानी फ्लो होना चालू हो जाएगा, नीचे कर दूंगा तो पानी फ्लो बंद हो जाएगा। सो ये मैकेनिज्म क्रिएट करता हूं मैं, और जब चाहिए तब मैं वाटर फ्लो से, यहां से वाटर फ्लो होने लगेगा, ओके। एंड यहां मेरे टर्बाइंस होंगे, यहां मेरे टर्बाइन लगे रहेंगे, यहां मेरे टर्बाइंस लगे रहेंगे, यहां मेरे टर्बाइंस लगे रहेंगे, जो घूमने लगेंगे, जो घूमने लगेंगे, वो रोटेट होने लगेंगे। और ये रोटेशन से एक तरफ से हमने वो मैकेनिज्म से जनरेटर हमने लगाया रहेगा, जनरेटर के अंदर अगेन मैग्नेट घूमने लगेगा, मैग्नेट घूमने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो ये पूरा एक सिस्टम ये जो है ये चलता है। सो ये डैम, अब आप सोच रहे होंगे कि मतलब मेरे दिमाग में तो ये क्वेश्चन आया था जब मुझे ये बात पता पड़ी थी, व्हेन आई वाज लर्निंग, तो यहाँ पे डैम का भी एक ओपनिंग होता है, यहाँ से भी पानी फ्लो होता है। तो ये पानी कब और कैसे क्या है, ये पानी कब वो लोग रिलीज करते हैं, तो जब रेनी सीजन होता है तो ये वाटर ओवरफ्लो ना हो जाए, ये वाटर यहां से ओवरफ्लो ना हो जाए, तो यहां पे उन्होंने एक पाइप बना के रखा होता है कि ये एक लेवल तक पानी जब लिमिटेड आ जाए, ये पूरा डैम ओवरफ्लो ना हो जाए, ठीक है ना, और सब कुछ आसपास बह ना जाए और सब कुछ तबाही ना मच जाए, तो यहाँ पर वो नल तब ओपन कर देते रेनी सीजन के टाइम, ताकि यहां से पानी चला जाए। तो ये पानी के हेल्प से भी टर्बाइन फ्लो हुआ जाता है, बट मेन नीचे वाले पाइप का इस्तेमाल किया जाता है टू रोटेट द टर्बाइंस। तो ये पूरा एक सिस्टम है, लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कुछ इस तरह से वर्क करता है, ओके। महाराष्ट्र में सबसे पहला सबसे बड़ा डैम जो है कोयना डैम, उसके बारे में भी यहाँ पे बात की गई है थोड़ी सी, एंड बहुत ही लाइक अच्छा डैम है वो, मैं गया हूँ एक बार बाय स्कूल कैंप के टाइम पे। सो ये अगेन, अब ये आप देख सकते हो, अब यहाँ पे आप समझ सकोगे जब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा आपके टेक्स्ट बुक में ये सेम चीज, कि आप देख सकते हो पॉइंट ए बी सी बताया, हाइट ऑफ वाटर ये अलग अलग, तो ये बी मिडल पॉइंट जो यहाँ पे कहीं ना कहीं, ये जो है गेट ऊपर कर देंगे ये लोग, गेट ऊपर हो जाएगा ये, और पानी फ्लो होने लगेगा, पानी फ्लो होके यहाँ पे टरबाइन घूमने लगेगा, और वो टरबाइन घुमा के पानी तो आगे चला जाएगा अपना, जैसे वो आगे का रिवर कंटिन्यू कर देंगे, और ये टरबाइन की हेल्प से ऊपर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और ये हमने आगे भेज दी जहां जहां बेसिकली चाहिए सिटीज में, वहां पे हमने इलेक्ट्रिसिटी टावर के हेल्प से भेज दी। ये जो मैं बोल रहा था कि जब पानी का लेवल बढ़ जाता है तो ये पाइप्स ओपन कर देते हैं, तो ये पाइप से ये लोग पानी यहाँ पर फ्लो, यहाँ से भी पानी फ्लो होता है जब बहुत ओवर यहाँ पे पानी के लेवल आ जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग रेनी सीजन। सो ये पूरा एक मैकेनिज्म, ओके। सो ये भी हमने देख लिया। Let's read. Since no fuel is burnt in hydroelectric power plant, no air pollution due to combustion of fuels results. तो यहाँ पे कोई air pollution नहीं होता. However, considering the issues like forced migration of large community, submerging of the forest and fertile land, adverse effect on living creatures in the river, it has always been a point of debate whether the hydroelectricity is environmental friendly or not. What is your opinion अबाउट इट? तो अब कह रहे कि ये भले ही पोल्यूशन नहीं करता है, लेकिन ये बनाने के लिए हम लोग एक पूरा इतना बड़ा लोकेशन को, वहां पे लोग रह रहे उनको हटा देते हैं, वहां के एनिमल्स, वहां के झाड़ वगैरह सब कुछ काट देते हैं, ये सब करते हैं। तो ये अब कह रहे हैं कि एक हमेशा से डिबेट रही है कि ये क्या हम लोग इसको एनवायरमेंटल फ्रेंडली बोल सकते हैं कि नहीं। सो आपका ओपिनियन क्या है? मेरे अगर ओपिनियन की बात करूं तो मेरे हिसाब से ठीक है, इट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली, आई वुड सजेस्ट, बिकॉज क्योंकि देखिए जो हम लोग फॉसिल फ्यूल्स और उससे कर रहे हैं, हम लोग ज्यादा डैमेज कर रहे हैं, ओके। जबकि यहां पर हम लोग एक पर्टिकुलर लोकेशन को एक ही बार सिलेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि एवरी टाइम डैम बदलते रह रहे हैं, एक ही बार हम लोग ने लोकेशन सिलेक्ट कर लिया और वहां से लोगों को अच्छी तरह से माइग्रेट वगैरह कर लिया, एंड वहां का लिमिटेड एक बार हमने वो जगह ऑक्यूपाई कर लिया। सो वन टाइम डैमेज है वो एनवायरमेंट को, उतने एरिया का जो फॉरेस्ट वगैरह हमने काटा या जो भी हमने किया डैम को बनाने के लिए, तो दैट अकॉर्डिंग टू मी इज अ वन टाइम डैमेज मेरे हिसाब से। सो मेरा ओपिनियन रहेगा कि यस, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी। सो अगेन आपको थोड़े से एडवांटेजेस वगैरह एंड प्रॉब्लम्स बताए हुए इसके। एडवांटेजेस में लिखा है कि सिंस नो फ्यूल इज बर्न्ड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन देयर इज नो पोल्यूशन, तो कोई पोल्यूशन नहीं होता है। देयर इज सफिशिएंट वाटर स्टोरेज इन द डैम, इट इज पॉसिबल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी व्हेनेवर नेसेसरी। तो पानी का जो वो सोर्स है वो परमानेंटली, वो जो रिवर या जो भी वो परमानेंट है हमारे लिए, तो वो जब चाहिए तब मेरे को जितनी चाहिए उतनी इलेक्ट्रिसिटी मैं जनरेट कर सकता हूँ।
All the water reserves is used for power generation. It can be replenished during the rainy season, leading to uninterrupted power generations. तो यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि वाटर रिजर्वर आपका खत्म हो जाए, तो तभी थोड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन बारिश के टाइम अगर अगेन आएंगे, बारिश से फिर से वो जमा हो जाएंगे। तो ये एक तरह से हमारा एडवांटेज है ना, पानी वो बारिश आएगा तो वो डैम तक का लेवल तक का पानी भरता जाएगा, तो अगेन हमारा सोर्स जो है पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, फुल फिल हो जाएगा। प्रॉब्लम्स क्या है? द बैक वाटर ड्यू टू स्टोरेज ऑफ वाटर इन डैम में सबमर्ज विलेजेस और टाउन्स इन द एरिया। दिस लीड्स टू प्रॉब्लम्स ऑफ द रिहैबिलिटेशंस ऑफ द डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन। मोरओवर दिस कैन बी आल्सो सबमर्ज फॉरेस्ट एज वेल एज द फर्टाइल लैंड। तो अब कह रहे कि जो पानी जमा हम लोग पीछे की तरफ करते जा रहे थे इतना सारा, वो पानी आसपास के एरिया को कहीं ना कहीं फ्लड वाली प्रॉब्लम्स ना क्रिएट कर दे रेनी सीजन में खास करके, एंड वहां के पॉपुलेशन एंड वहां की लैंड जो फर्टाइल लैंड है वो खराब होते जाएगी अगर वो होने लग गया तो। एंड दूसरा, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर वाटर में हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द लिविंग वर्ल्ड इन द रिवर। और रिवर में जो फिश वगैरह जो भी है, तो हमने फ्लो ऑफ रिवर को बेसिकली एक रिवर के बीच में हमने डैम क्रिएट किया, राइट? तो ये रिवर के फ्लो को हमने रोका है, तो उसके वजह से अंदर जो फिश वगैरह है उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये उसके थोड़े से प्रॉब्लम्स है। कोयना डैम जिसकी मैं बात कर रहा था, ये आपको फोटो दिया है उसका, तो ये देख सकते हो आप, फ्लो हो रहा है पानी। रेनी सीजन में बहुत लोग जाना पसंद करते हैं कोयना डैम के इधर, आपको वहां पे जाना अलाउड है, तो आप कभी हो सके तो जरूर देखिएगा महाराष्ट्र में आके। सम मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स जो है हमारे यहाँ पे, सो तेहारी उत्तराखंड, कोयना महाराष्ट्र, श्री सैलाम आंध्र प्रदेश, नथपा जकरी हिमाचल प्रदेश। तो ये अलग अलग और उसकी कैपेसिटीज भी दी है, 1500 से 24 मेगावाट्स तक का उनका पावर जनरेशन। व्हाट इज लेक टैपिंग, व्हाई इट टेक्स प्लेस? लेक टैपिंग क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ओके, ये पहली बार कोयना डैम के वहां पे ही हुआ था लेक टैपिंग, एंड बहुत सक्सेसफुली हुआ था। लेक टैपिंग क्या होता है मैं बता देता हूँ। तो ये अब ये तरफ का जो मैं पार्ट है जहाँ पे पानी जमा है, ये कोई ऐसा चिंदी सा छोटा सा पार्ट नहीं है कि भाई इतनी सी जगह है 10x10 की। ये बहुत बड़ा कोयना डैम के, आपको इमेजेस अभी दिखाऊंगा, बहुत बड़ा। एंड हो सके तो यूट्यूब पर भी आप वीडियो देखिएगा, बहुत प्यारे वीडियो है कोयना डैम्स के। बहुत बड़ा वो रिवर एंड बहुत बड़ा वो रिजर्वायर है। सो अब हम सिर्फ एक ही जगह से ये डैम, अब डैम तो एक ही जगह पे बना है, लेकिन हम एक ही जगह से सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट नहीं करते, हम अलग अलग फेजेस, अलग अलग जगहों पे वहां पर पानी का इस्तेमाल करते हैं और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, लेट मी शो यू। सो रिजर्वायर बहुत बड़ा है ये, पहली बात तो। सो देर इज अ प्लेस जहाँ पे अलग अलग फेजेस है कोयना डैम के इधर ही। सो आई गेस 4B या कोई जगह का नाम है वहां पे। सो वहां पर उन्होंने लेक टैपिंग किया था। व्हाट इज लेक टैपिंग? इसका भी इंटरेस्टिंग सा वीडियो आपको मिलेगा यूट्यूब पे। ऑफिशियली एग्जैक्टली तो नहीं, एक न्यूज चैनल ने कवर किया था लेक टैपिंग, IBN शायद से न्यूज चैनल था, मराठी में है, तो देखिएगा अगर आपको थोड़ा और डिटेल में जानना है कि लेक टैपिंग क्या है। सो लेट्स सिंपली से दिस, एक लेक फॉर्म लाइक रिजर्वायर है, वाटर रिजर्वायर है, राइट? वो पानी रिजर्वायर यानी कि पानी जमा है। रिजर्वायर बेसिकली मतलब क्या होता है, पानी जमा है। तो ये बेसिकली पानी जमा हो चुका है अब यहाँ पे। ये दूसरा समझ लो, ये दूसरा हिस्सा है कोयना डैम। एक डैम तो एक ही जगह है, लेकिन डैम तो इतना पीछे जो पानी जमा है, वो पानी तो कहां से आ रहा है और कितनी बड़ी जगह है। तो वो अलग अलग जगहों पे, एक जगह पे जहाँ पे ऐसा हमें लेक फॉर्मेशन मिल रहा है और हिल फॉर्मेशन मिल रहा है, तो मैं वहां क्या करता हूं ना, मुझे यहाँ पर भी अब इसका भी इस्तेमाल करना है। तो मैं यहां से एक जगह से खुदाई करना चालू करता हूं और यहां पे पहुंचता हूं। ओके, और यहाँ पर ये पूरा पानी में मतलब मैंने पानी को आने के लिए पूरा खुदाई करके यहाँ पे पाइप लगा दिया है। ओके, एंड अब ये पाइप को अगेन यहाँ पे मैं टरबाइन वगैरह लगा देता हूँ। मेरा जो टरबाइन सिस्टम है यहाँ पर पूरा लगा देता हूँ और यहाँ पर भी जनरेटर लगा देता हूँ। तो मैं एक ही वाटर रिजर्वर से लाइक एक ही लोकेशन का बोलते ना हम यूज कर रहे हैं दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए। नॉट ओनली डैम, यहाँ पर डैम नहीं बनाया मैंने, ठीक है, यहाँ पे मैं अलग तरीके से यूज कर रहा हूँ। तो ये पानी जमा था बिकॉज ऑफ माई रिजर्वायर, डैम क्रिएट किया है तो ये रिजर्वायर क्रिएट हो गया, लेक जमा हो गया ये, ठीक है। नाउ मैं इतना खोद देता हूँ, ये यहाँ पर ये पूरा लैंड है, ये आपको समझना है, ये पूरा धरती के नीचे हम लोग, ये पूरा लैंड है, ठीक है, ये जमीन के नीचे से अंडरग्राउंड है हम लोग ये। ओके,
तो अंडरग्राउंड यहाँ पे खुदाई कर करके इस पोजीशन पे आता हूं और यहाँ पे ब्लास्ट क्रिएट करता हूं जिससे ये टूट जाता है। तो लेट मी इरेज दिस एंड मेक अगेन फिर उतना सा पार्ट। तो इतना ही, मतलब बेसिकली मैं इतना पार्ट ओपन कर देता हूं। तो क्या होता है, कॉमन सेंस आप सोच सकते हो, पानी सारा का सारा रश, अगेन ये देखो ना, अपने आप प्रेशर बिल्ट हो जाएगा, पानी यहाँ पे फ्लो होना चालू होता है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होने लगती है और ये फ्लो होने लगता है और ये टरबाइन घूमने लगता है, अगेन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ टरबाइन एंड वाटर। सो ये भी मैं करता हूँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जहां पे होते हैं, वहां पे नॉट ओनली डैम के हेल्प से, जहां पे हमने एक रिवर का जो डायरेक्शन था वहां पे हमने डैम क्रिएट किया, फ्लो ऑफ रिवर को रोका और वहां पे डैम क्रिएट किया, बट उसके पीछे जितने रिजर्वायर्स क्रिएट हो जाते हैं बड़ा सा, वहां पे अलग अलग जगहों पे जहां पॉसिबल है वहां पे मैं लेक टैपिंग मेथड से भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करता हूँ। यहाँ पे अलग अलग बीच में ब्लास्ट होता है तो सीधी सी बात है, पत्थर वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग जाली वाले गेट बने रहते हैं बीच में, जिसमें पत्थरों को रोका जाता है और सिर्फ पानी फ्लो होता है। सो ये काफी सिस्टमेटिक ये पूरा फंक्शन है इसका भी, लेक टैपिंग मेथड। तो ये भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में ही आता है, जो आपको सिर्फ एक क्वेश्चन था बट एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया। नाउ विंड एनर्जी का हम पढ़ेंगे, लेट्स रीड अबाउट विंड एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी इन द विंड, अब सेम मुझे मेरा पूरा, माइकल फैराडे ने ये बात बोली थी जब, आपको याद होगा, कि क्या फर्क पड़ेगा कि अगर मैं कोई चीज रोटेट कर रहा हूं, कोई चीज को मूव कर रहा हूं, मैग्नेट को मूव कर रहा हूं, तो उसके मूवमेंट, उसके रोटेशन से मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा हूं, क्या फर्क पड़ेगा? तो माइकल फैराडे ने जवाब दिया था कि ये एक दिन बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी होने वाला है, ये मैकेनिज्म। तो वही मैकेनिज्म को हम लोग बड़े बड़े लेवल पे लेके जा रहे हैं। मुझे किसी तरह से रोटेशन वाला मूवमेंट लाना है, तो मैं यही कर रहा हूं कि टरबाइन घुमा रहा हूं। तो यहां पर अब विंड एनर्जी में कॉमन सेंस है, टरबाइन ही बड़ा सा विंड के फ्लैप्स हो गए जो रोटेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड। विंड जहां पे सबसे ब्लो होती है वहां पे हम लोग विंड फ्लैप्स घुमाते हैं, विंड फ्लैप घूमते हैं और उसमें पीछे जनरेटर वगैरह लगा है, एंड पूरा चीज हम लोग अगेन सेम चीज इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करते हैं। सो अगेन आई एम गोना शो यू दिस मैकेनिज्म बाय व्हाइट बोर्ड। यहाँ पे अगेन आपको बहुत अच्छा सा फोटो दिया है, लेकिन सो विंडमिल के अंदर क्या होता है एग्जैक्टली, लेट्स सी दैट। यहां अब टर्बाइन का काम ही विंडमिल के ब्लेड्स करते हैं। जो टर्बाइन के ब्लेड्स रोटेट करने के लिए एनर्जी सोर्स का मैं इस्तेमाल करता था, यहां मैं आपको एक समझना है सिंपल मैकेनिज्म। टर्बाइन के ब्लेड्स रिप्लेस हो जा रहे हैं मेरे विंडमिल के ब्लेड्स के साथ। सो आई एम गोना मेक समथिंग एग्जैक्टली, ये विंडमिल तो जैसा नहीं है, बट थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा कि मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूं। सो लेट्स जस्ट से कि ऐसा ही कुछ आपका विंडमिल होगा। ओके, सो कुछ इस तरह से आपका विंडमिल होगा, जिसके ब्लेड्स कुछ इस तरह से होंगे। सो अब तक हमने क्या किया, हमने कोई भी एनर्जी सोर्स ली, हमने वो एनर्जी सोर्स की मदद से, उसके हीट से, या तो उसको हमने कन्वर्ट बेसिकली कर दिया, जिसमें हमने नेचुरल गैस यूज कर लिया, हमने कोल यूज कर लिया, हमने न्यूक्लियर एनर्जी यूज कर ली, हमने ये सब की एनर्जी कन्वर्ट कर ली, जिसमें हमने वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर दिया। नेचुरल गैस में तो वो गैस ही डायरेक्ट यूज किया था। ये सारी चीजें क्या कर रही थी, टर्बाइन के अंदर ब्लेड्स को रोटेट कर रही थी। अब विंडमिल में एक चीज ये हो जाती है कि विंड ही जो ओपन पूरा, उसको हमें कैप्चर नहीं करना है। ये सारे, इसके पहले जितने भी एनर्जी सोर्स थी हमें कैप्चर करना था, उसके लिए कुछ इक्विपमेंट बनाना पड़ रहा था, उसके लिए हमें स्टोरेज कुछ यूनिट बनानी पड़ रही थी। बट विंड एक ऐसा एनर्जी सोर्स है जिसे कैप्चर नहीं करना पड़ रहा है, वो पूरा ओपन स्पेस में अवेलेबल है। सो यहां पे आपका इक्विपमेंट चालू ही होता है फ्रॉम द टर्बाइन ब्लेड्स, एंड टर्बाइन ब्लेड्स का काम जो छोटे लेवल पे हो रहा था, वो अब बड़े लेवल पे हो रहा है विद द हेल्प ऑफ द ब्लेड्स ऑफ विंडमिल। नाउ ये यहां पर ये समझना है लॉजिक कि ये इतना बड़ा रोटेशन होने के लिए, ये इतना बड़ा रोटेशन होने के लिए बहुत ज्यादा, पहली बात तो विंड वेलोसिटी विंड वेलोसिटी चाहिए होती है, विंड की स्पीड चाहिए होती है बेसिकली, एंड कंटिन्यूसली चाहिए होती है। और
आपको यहां पे ये भी लॉजिक समझना है कि इतने बड़े ब्लेड्स फास्ट नहीं घूमते हैं, इतने बड़े ब्लेड्स फास्ट नहीं घूमते हैं, और हमें जो जनरेटर को रोटेट करने के लिए, जनरेटर के अंदर के मैग्नेट को घुमाने के लिए जितने में इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो सके, उसके लिए हमें बहुत फास्ट ये चाहिए। तो अब क्या करें, क्या करें जिससे हमारा ये वन रोटेशन से भी हमारा इतना फास्ट सर्कुलर मोशन हो पीछे रोटेशन का, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो सके। तो एकदम सिंपल सा मैकेनिज्म आप सभी को पता होगा कि साइकिल, आप जो साइकिल चलाते हो, साइकिल में गियर वाली साइकिल की मैं बात करूंगा। गियर वाली साइकिल करती क्या एग्जैक्टली अगर आपको इसका मैकेनिज्म पता है कि नहीं, आई डोंट नो, या कभी आपने सुना, सोचा है कि नहीं इसके पीछे, आई डोंट नो, बट सोचिए जरा, गियर वाली साइकिल क्या करती है। गियर वाली साइकिल का मैं आपको एक सिंपल सा मैकेनिज्म बताता हूं, क्या वर्क होता है। गियर वाली साइकिल को हम उसको हमारा जो पैडल होता है, हमारा जो पैडलिंग होती है, वो सर्कल बड़ा होता है, हमारा पैडलिंग का सर्कल बड़ा होता है, राइट, और वो खुद इतना छोटा होता है। तो ये गियर वाली साइकिल में यहां पे क्या कुछ अलग लगा रहता है, तो यहां पे आपने नोटिस किया होगा बहुत सारी अलग अलग रिंग्स लगी रहती है, बहुत सारी अलग अलग रिंग्स लगी रहती है, राइट। एंड वो चेंजिंग रिंग्स रहती है, चेंजिंग रिंग्स रहती है। उससे चेंज करने से क्या फर्क आता है, हमारे ये वाला, हमारा मेन सर्कल रोटेशन क्या हो रहा है, हमारा मेन सर्कल रोटेशन ये वाला हो रहा है, हमारा मेन सर्कल रोटेशन, पैर हमारे ये पैडल को घुमा रहे हैं, राइट, ये हमारा मेन रोटेशन हो रहा है। सो हमारा एक रोटेशन में गियर चेंज करने में क्या असर आ रहा है। सो गियर समथिंग ऐसा इंजीनियरिंग डिजाइन है कि मेरे वन रोटेशन पे पीछे वो 4-5 रोटेशन एक्स्ट्रा ले लेता है। इसीलिए सेम सामने वाला मेरे साथ अगर सेम पोजीशन पे होगा एंड उसने भी मेरे जितना ही एक ही रोटेशन का पैर पैडलिंग किया रहेगा, लेकिन मैं उससे आगे चले जाऊंगा क्योंकि उसके पास गियर नहीं है, तो उसका एक पैडल का जितना आगे जा सकता है उतना ही जाएगा, लेकिन मेरे एक पैडल में बिकॉज ऑफ द गियर मेरा 2-3 पैडलिंग का काम हो जाता है। तो ये थोड़ा सा लॉजिक आपको, लाइक ये इंजीनियरिंग साइकिल की समझनी कि गियर क्या करता है। सो ये मैकेनिज्म जो है, गियर का मैकेनिज्म जो है, वो हम इस्तेमाल करते हैं हमारे विंडमिल के पीछे पीछे लगा हुआ रहता है। जो अब मैं साइड से कैसा दिखेगा वो मैं आपको बताता हूं। जो आपको डायग्राम दिया है आपके लाइक टेक्स्ट बुक। सो आपके ब्लेड्स जो है, जो मैं छोटे ब्लेड बना रहा हूं फिलहाल, जगह नहीं है तो ये ब्लेड्स घूमते हैं और यहां पर एक्सेल वगैरह ये जो मैकेनिज्म है उससे यहां गियर बॉक्स लगा रहता है, गियर बॉक्स, जिसके अंदर वो एक सिंगल रोटेशन के, इधर बहुत सारे व्हील्स वगैरह या जो भी गियर जिस तरह से बनता है एग्जैक्टली वो पूरा मैकेनिज्म इसके अंदर होता है, जिससे एक रोटेशन जो एक सिंगल रोटेशन होगा इतना बड़ा विंडमिल का, उसके वजह से यहां पर मैकेनिज्म ये उसको 5-6 या मतलब 5-6, मैं बस एक आपको एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, ज्यादा ही होता होगा, वो उतना रोटेशन का असर करके यहां पर जनरेटर के लिए ज्यादा रोटेशन क्रिएट करता है, जिसमें हमारा मैग्नेट के लिए वो इनफ रोटेशन पैदा हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये यहां पर एक लॉजिक आपको समझना है कि आपके दिमाग में आएगा कि विंडमिल के जो ब्लेड्स है वो तो कितने स्लोली रोटेट होते, तो इतने स्लोली रोटेशन में जनरेटर का रोटेशन हमें मिल जाता है क्या, नहीं मिलता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते, हम लोग गियर बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। सो अब लेट्स रीड अबाउट दैट। टेक्स्ट बुक में आपके ये सारा चीज रीड करेंगे हम। The wind energy can also be used for electricity generation. The machine which converts the kinetic energy of the wind. अब विंड मूवमेंट में है, राइट, एयर मूविंग होती है, राइट, विंड मूविंग, तो उसकी एनर्जी कौन सी हो गई, वो काइनेटिक एनर्जी हो गई वो। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड ऑफ इलेक्ट्रिकल विंड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड विंड टर्बाइन। तो ये जो है उसको पूरा विंड टर्बाइन हम कहते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि टर्बाइन अलग से अब नहीं लगा है, हमने टर्बाइन के ब्लेड्स जो घुमाते थे वो ही ब्लेड्स अब समझो एनलार्ज कर दिए हैं और विंडमिल के ब्लेड्स बना दिए हैं।
As the wind strikes the blades of the turbine, the blades rotate. The axle of the turbine is connected to the electrical generator through a gearbox. तो gearbox के अंदर से वो पूरा एक्सेल आप जैसे कि देख सकते हो, ये पूरा पर्पलिश कलर का दिख रहा होगा आपको। मैं थोड़ा उसको रेडिश मार्क कर रहा हूं ताकि रेड कलर आपको दिखे। ये पूरा इसको ही मिला है, लेकिन अंदर ये गियर बॉक्स में बहुत सारे रोटेशन फास्ट हो जा रहा है। एक बाहर के एक रोटेशन का अंदर बहुत सारा रोटेशन हो जा रहा है, ये ऐसा मैकेनिज्म बना हुआ है। द फंक्शन ऑफ द गियर बॉक्स इज टू इंक्रीज द रोटेशन पर यूनिट टाइम। तो उसको सिंपल भाषा में हम क्या कहेंगे, इट इज टू इंक्रीज द रोटेशन पर यूनिट ऑफ अ टाइम। यानी अगर 1 मिनट में एक बाहर का रोटेशन हो रहा है तो अंदर 1 मिनट में 10 रोटेशन या 20 रोटेशन हो रहा है। सो वो पर यूनिट ऑफ टाइम। Thus, the rotating blades drive the turbine, and the turbine in turn drives the generator to generate electricity. So, ये blades की वजह से पूरा turbine घूमता है और उसके वजह से अंदर generator में electricity generate होती है। Various stages in the wind energy generation system can be shown in figure 5.19 and schematics of windmill is shown in 5.20. So, ये सब आपको दिखाया हुआ है ये डायग्राम के थ्रू इन्होंने। ओके, सो आई होप ये आपको समझा। सो विंड विल रिक्वायर विथ रिक्वायर्ड वेलोसिटी, तो ये भी मैंने आपको बोला कि विंड की एक स्पीड, स्पेसिफिक स्पीड चाहिए हमें विथ रिक्वायर्ड वेलोसिटी। ओके, और फिर उसके हेल्प से विंड टर्बाइन लार्ज फिन्स, फिन्स यानी उसकी ब्लेड्स, उसके फिन्स, उसको फिन्स कहा जाता है। ये उसका फिन है 1, ये 2, मैंने 4 फिन्स बनाए थे, राइट, तो उसे फिन्स कहते हैं, उस ब्लेड्स को फिन्स कहते हैं। तो लार्ज फिन्स होने चाहिए ताकि मैक्सिमम एरिया उतना कवर करे वो जितने विंड आ रही है, राइट। एंड इलेक्ट्रिकल वहां से फिर जनरेटर में जाता है, जनरेट होती है एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी आपको मिलती है। स्कीमेटिक डायग्राम में भी आपको यही बताया हुआ है, अलग अलग ब्लेड्स, फिर शाफ्ट, गियर बॉक्स, जनरेटर और ये बेरिंग। अच्छा, नीचे का जो आपको दिख रहा है बेरिंग, तो क्या होता है, अब ये क्या करता है, उसका रोटेशन देखो कैसा दिखाया हुआ है, इट इज शोइंग यू नो लेफ्ट टू राइट, ऐसा रोटेशन बताया। तो एक फैन हमारा, टेबल फैन कैसे घूमता है, टेबल फैन हमारा हम लोग घुमाते हैं ना कि हमको हवा चाहिए तो इस तरफ भी आती है, उस तरफ भी आता है, इस तरफ भी आता है, उस तरफ भी आता है। तो वैसा मैकेनिज्म इसमें भी लगा रहता है, विंडमिल में भी लगा रहता है। ये क्यों लगा रहता है, क्योंकि विंडमिल के विंड जो है वो उसका डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं, विंड जो आती है उसका डायरेक्शन चेंज करती है। एंड अगर हमें परफेक्ट यू नो मैक्सिमम वर्क निकालना है ब्लेड्स के लिए, तो हमें उस ब्लेड्स को उस पूरे विंडमिल का डायरेक्शन उसी तरफ करना पड़ेगा जिस डायरेक्शन से विंड आ रही है। तो आपको यहां पे समझना है ये लॉजिक कि विंड का डायरेक्शन अगर यहां पर अभी सीधा दिखा रहे तो उस हिसाब से स्ट्रेट है, लेकिन विंड का डायरेक्शन ऐसा आएगा तो इसको थोड़ा सा रोटेट होना पड़ेगा। तो उसके लिए ये बेरिंग लगा रहता है जिसमें वो अपने आप घूम जाता है। यहां पर ऊपर सेंसर लगे रहते हैं जिससे विंड का डायरेक्शन सेंस करते रहता है वो कंटिन्यूसली, और उस हिसाब से वो पूरा रोटेट हो जाता है, उस हिसाब से वो पूरा रोटेट हो जाता है। और जहां से विंड आती है उसी डायरेक्शन में वो पूरा विंडमिल एक साथ पूरा घूमता है। तो ये भी मैकेनिज्म विंडमिल में लगा रहता है। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी प्रोसेस बताया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन में, टरबाइन घूमने लगे तो काइनेटिक एनर्जी हुआ मूवमेंट, एंड उससे डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। विंड टर्बाइन्स विद कैपेसिटी राइट फ्रॉम लेस देन 1 किलोवाट्स टू about 1 megawatts are commercially available depending on the wind velocity available at the site of installation. Wind turbine with specific capacity is selected. तो कितना 1 किलो वॉल्ट से लेके 7 मेगावाट्स तक का, मतलब इतना बड़ा रेंज दिया है। यानी अलग अलग साइज के विंडमिल्स बना के हम लोग जैसा हमें रिक्वायरमेंट है वैसा हम विंडमिल बना के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। द विंड वेलोसिटी एट स्पेसिफिक लोकेशन डिपेंड्स ऑन मेनी ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी जगह पे कितनी ज्यादा विंड है, उस बेसिस पे मैं वहां पर उतने बड़े इंस्टॉलेशंस, विंडमिल इंस्टॉलेशंस लगा के उतना मैक्सिमम पावर जनरेट कर सकता हूं। लेट्स रीड अहेड। Wind velocity is usually high on seashores and that environment is appropriate for installation of wind turbine. तो जनरली सी शोर्स यानी जहां पे कोस्ट आपका पड़ता है, सी नदी, नदी यानी आई मीन टू से ये ओशन जहां पे पड़ता है, उस लोकेशन पे सबसे बेस्ट लोकेशन माना जाता है। विंड एनर्जी इज अ क्लीन
एनर्जी सोर्स। तो क्लीन एनर्जी सोर्स क्यों? मतलब इससे कोई भी पोल्यूशन नहीं हो रहा है किसी भी तरह का। However, the wind velocity necessary for the wind energy generation is not available everywhere। लेकिन जो एक स्पीड चाहिए, इतने बड़े पावरफुल और इतने हैवी, इतने बड़े बड़े ब्लेड्स कितने हैवी होंगे वो यार, वो इतने पावरफुल, इतने हैवी ब्लेड्स को घुमाने के लिए जितना पावर चाहिए विंड का, वो हर जगह इजीली अवेलेबल नहीं होता है। इन दैट सेंस यूज ऑफ विंड एनर्जी इज लिमिटेड, इसीलिए विंड एनर्जी लिमिटेड हो जाती है। एंड यहाँ पे आपको बहुत प्यारा सा डायग्राम बताया है जो आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप अगर इसको देखें तो आपको समझ में आएगा कि अगर घर के लिए मुझे नॉर्मल चाहिए तो 2 किलोवाट्स तक का कैपेसिटीज ओके होता है, एंड इतनी सी हाइट का, दैट इज अराउंड 150 दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, 150 के हाइट का विंडमिल ओके होगा, जिसकी ब्लेड अभी ये पोल का हाइट हो गया 150, ब्लेड्स 1.5 मीटर के यूज करूंगा तो काफी हो जाएगा एक घर, सिंगल घर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए। फिर विंड फार्म, यानी कि बहुत सारे वैसे मैंने इंस्टॉलेशंस करके रखे हुए जिससे पूरा एक शहर या छोटा गांव वगैरह हम लोग ये कर सकते हैं। सो 50 मीटर्स का ब्लेड हाइट होना चाहिए, एंड पूरा वो जो विंडमिल है उसका हाइट अराउंड 400 फीट तक का होना चाहिए, जिससे 2000 किलोवाट्स की एनर्जी जनरेट हो सकती है। एंड फिर सबसे बड़े वाले जो आप देख सकते हो 100 मीटर ब्लेड लेंथ वाले और टोटल हाइट 700 फीट्स वाले, उतना जो है वो ऑफशोर विंड, यानी ये सी शोर में लगे हैं। सी शोर यानी बेसिकली आपका कोस्टल एरियाज में, एंड या तो ओशन के बीच में लगा के रखे हुए हैं हमने, ओशन के बीच में हमने लगा के रखे हुए हैं। सो दैट इज डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के हमने देखे विंड मिल्स। मूव अहेड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन यूजिंग सोलर एनर्जी। नाउ एक और क्लीन सोर्स, हमने दो क्लीन सोर्स देख लिए, वाटर, विंड, और दूसरा जो हमें बहुत ही फ्रीली अवेलेबल एनर्जी सोर्स है दैट इज सोलर एनर्जी। उससे अब इलेक्ट्रिक जनरेशन कैसे करते हैं? तो सोलर एनर्जी से भी पहले आपको समझना है, दो तरह के आपको यहाँ पे अगेन आपको देखने मिलेंगे। सोलर एनर्जी को भी हम पहले तो नॉर्मल जो हमारा अभी तक का रूटीन चल रहा था कि सोलर एनर्जी की हेल्प से हीट जनरेट, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करो, और फिर थर्मल एनर्जी से जैसे हम लोग टरबाइन मूव कर रहे थे, टरबाइन मूव करके हम लोग जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे थे, वो पूरा एक रूटीन है। दूसरा एक बहुत ही प्यारा सा है जिसमें सोलर एनर्जी डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दो कैटेगरीज हम यहां पे देखेंगे। लेट्स सी दैट using the energy in the sunlight, electric energy can be generated in two ways. First, in all the above methods of electricity generation, we have studied the electric generator is driven up using some source of energy, and electricity is generated by making use of the principle of electromagnetic induction. तो हमने देखा ऊपर सारे मेथड्स में हमने किसी तरह से इलेक्ट्रिक जनरेटर को मूव करने के लिए लगाया, एंड कोई एनर्जी सोर्स को यूज किया हमने और जनरेटर का मूवमेंट कराया, जिससे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। हावेवर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी जनरेटेड डायरेक्टली फ्रॉम सोलर रेडिएशन। तो सोलर एनर्जी डायरेक्ट सनलाइट की हेल्प से हम लोग यूज कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द जनरेटर एंड विदाउट यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस हैपेंस इन सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स। तो ये आपको यहां पे याद रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट, सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स की हेल्प से मैं डायरेक्ट सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता हूं, मुझे जनरेटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक मेथड है। दूसरा जो नॉर्मल जनरेटर वाला मेथड है वो तो है ही, ठीक है। सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Second method, the energy in solar radiation is converted into thermal energy first, then turbine generator system is driven using the thermal energy to generate electricity। तो सेकेंड वाला मेथड तो हमने अभी तक कब से हर एक के अंदर देखा कि जिसके अंदर हमने कोई ना कोई एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल किया, और एनर्जी सोर्स के हेल्प से हमने या तो उसे थर्मल एनर्जी में पहले लाया, एंड फिर टर्बाइन रोटेट किया, और टर्बाइन के हेल्प से जनरेटर के अंदर का मैग्नेट रोटेट किया, एंड मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। तो वो मेथड तो आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पे एक यूनिक मेथड ये है सोलर फोटोवोल्टिक सेल का, जिसमें सोलर एनर्जी डायरेक्ट कन्वर्ट हो रही है हमारी इलेक्ट्रिसिटी में। लेट्स सी दैट सोलर फोटोवोल्टिक सेल कन्वर्ट्स सोलर रेडिएशन एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
This is called solar photovoltaic effect. The electrical energy generated through this energy transformation process is DC in nature. तो ये डायरेक्ट करंट पैदा करती है. जो अब तक हमने देखा जनरेटर जो है वो जनरली AC करंट पैदा करती है. AC यानी अल्टरनेटिंग करंट पैदा करती है, जबकि सोलार एनर्जी, सोलार सेल जो है वो डायरेक्ट करंट पैदा करती है. These solar cells are made up of special type of material called semiconductors. जनरली सिलिकॉन के बने होते हैं. तो सेमीकंडक्टर्स का ये बने होते हैं. A silicon solar cell of dimension 1 centimeter square generates current of about 30 milliamperes and potential difference of about 0.5 voltage. Thus, a silicon solar cell of dimension 100 by 100 यानी 100 centimeter square will generate about 3 ampere of current and 0.5 voltage. तो देखो वोल्टेज तो हमेशा सेम ही रहता है, राइट? रिमेंबर दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल फ्रॉम अ सोलर सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स एरिया. तो एरिया कितना मैंने सोलर सेल का कर दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस के लिए. तो ये सेल हमने एक सेल ही बना दिया. फोटोवोल्टिक सेल, फोटो इसलिए कहा गया उसको क्योंकि फोटो मतलब लाइट, फोटॉन्स. लाइट इज फोटोन पार्टिकल्स. तो इसीलिए उसको फोटोवोल्टिक सेल कहा गया है, क्योंकि ये लाइट उसके ऊपर गिरती है और डायरेक्ट वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होते जा रहा है. ओके, सो एनर्जी इन सनलाइट एकदम सिंपल सा इसका 2 ब्लॉक आपको एक रिप्रेजेंटेशन दिया है. एनर्जी इन सनलाइट, फोटोवोल्टिक इफेक्ट जो हो रहा है वो उसका काम है जो कर रही है, एंड डीसी इलेक्ट्रिक पावर हमारे पास जनरेट हो रहा है. रिमेंबर डायरेक्ट करंट स्टोर करने के लिए यूज होता है, मोस्टली इजीली स्टोर किया जा सकता है डायरेक्ट करंट बैटरीज सेल में. एंड एसी करंट हम स्टोर नहीं कर सकते हैं. एसी करंट हम एक जगह से दूसरी जगह हमें करंट पहुंचाना है उसके लिए काफी फायदेमंद होता है. तो एवरी लोकेशन पे हमें एसी इंटू डीसी, डीसी इंटू एसी करना ही पड़ता है कहीं ना कहीं. सो अगर स्टोर्ड एनर्जी यूज कर रहे, यानी आप सेल यूज कर रहे, नॉर्मल आपके रिमोट वगैरह में जो सेल वगैरह है उसमें डायरेक्ट करंट आता है, और आपके इक्विपमेंट्स वगैरह में एक कन्वर्टर या ट्रांसफॉर्मर यानी एक इक्विपमेंट ऐसा लगा रहता है जो डायरेक्ट करंट को एसी में कन्वर्ट करता है, एसी अल्टरनेट करंट में कन्वर्ट करता है, और वो यूज होता है. सो बहुत सारा हमारे अप्लायंसेस जो होते हैं वो एसी पे ही चलते हैं, एंड कमर्शियली भी हमारे को एनर्जी एसी अवेलेबल होती है. तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको याद होना चाहिए. नाउ ये पूरा पार्ट आपको कैंसल्ड है, लेकिन मैं आपको सिंपली ये एक समझा दूंगा कि ये क्या है. ओके, सो let me just I'm gonna explain you this. व्हाइट बोर्ड पे ही बताऊंगा. सो जब ये सेल, ये बेसिकली एक सेल है, ठीक है ना, फोटोवोल्टिक सेल. तो फोटोवोल्टिक सेल जो है हमारे, उसको जब मैं सीरीज, ये आपने पहले भी देखा, अरेंजमेंट इन सीरीज, अरेंजमेंट इन पैरेलल. सीरीज में कोई चीज अरेंज करना, सीरीज यानी लाइन, एक ही लाइन में. सीरीज का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन में. दिस इज कॉल्ड एक ही लाइन में. ये एक ही लाइन में मैं अरेंज कर रहा हूं, तो इसको सीरीज में अरेंज करना कहते हैं. एक और बना देता हूं. सो जब सोलर वोल्टिक सेल्स जो है हमारे, फोटोवोल्टिक सेल्स जो है हमारे, वो सीरीज में लगते हैं तो क्या असर होता है, और जब उसे पैरेलली लगाते हैं तो क्या असर होता है. सो ये लेट्स से सेल 1, सेल 2, सेल 3. ओके, सो हर एक का ये लाइक करंट होगा. तो यहां पे आपको समझना है कि I1, I2 एंड I3, और वोल्टेज भी होगा V1, V2 एंड V3. तो जब हम सीरीज में लगाते हैं सेल्स को, इन सीरीज, व्हेन वी अरेंज देम इन सीरीज, तो वोल्टेज जो है, टोटल वोल्टेज एड ऑन हो जाता है सारे वोल्टेज का. यानी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल बढ़ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल बढ़ जाता है. नाउ अभी जब मैं ये सब वर्ड यूज कर रहा हूं, वी या पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब तो आपको क्लियर होना चाहिए, बिकॉज आपने ऑलरेडी साइंस 1 में ये सब पढ़ चुके हैं, ये सब मैं आपको बता चुका हूं. तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट पे पॉजिटिव नेगेटिव जो है
वहां पर बढ़ जाता है, वहां पर वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जबकि करंट फ्लो इक्वल रहता है, करंट फ्लो इक्वल रहता है, करंट फ्लो इक्वल रहता है, टोटल करंट विल बी कॉमन फॉर ऑल, कॉमन फॉर ऑल। ओके, करंट नहीं बढ़ता है, मतलब जस्ट बिकॉज हमने सेल बढ़ा दिया, जस्ट बिकॉज हमने सेल इंक्रीज कर दिया, करंट ज्यादा आ रहा है ऐसा नहीं हो रहा है जब हमने उसको इन सीरीज लगाया। जबकि जबकि अगर हम लोग इन पैरेलल लगाते हैं, इन पैरेलल लगाते हैं, अब इन पैरेलल मतलब भी आपको पता होना चाहिए। तो इन पैरेलल जब हम अरेंजमेंट करते हैं, तो ये पैरेलल अरेंजमेंट हो गई, जहां पे हम लोग स्प्लिट करते हैं और वापस से वो कंबाइन हो जाता है। तो जब ये ऐसा सिचुएशन होता है, ऐसा सिचुएशन होता है, तो पॉइंट ए और बी पे वोल्टेज अगेन जो मेजर होगा दो, बिकॉज ऑफ टू सेल्स V1 एंड V2, ओके, वो इस बार वोल्टेज में डिफरेंस नहीं आएगा एंड इस बार करंट बढ़ जाएगा, करंट जो है दोनों का कंबाइन हो जाएगा, करंट जो है दोनों का कंबाइन हो जाएगा जब मैं सेल को पैरेलली अरेंज करता हूं, पैरेलली अरेंज करता हूं। तो ये एक फीचर है। अब आप समझ ही सकते हो कि अब मुझे अगर वोल्टेज बढ़ाते जाना है तो मैं सीरीज में लगाते जाऊंगा, अगर मुझे करंट बढ़ाते जाना तो मैं उतना पैरेलली उसको अरेंज करते जाऊंगा। तो उसी बेस पे पूरा लाइक ऐसे सीरीज में भी एंड पैरेलली भी हम उसको अरेंज करके जैसा जितना करंट या जितना वोल्टेज जितना पावरफुल मुझे चाहिए, उस बेसिस पे मैं वो पूरा अरेंजमेंट करके पूरा सोलार फार्म मेरा पूरा बनाता हूँ, सोलार पैनल पूरा बनाता हूँ। तो ये एक थोड़ा सा पूरा बात वहां पे लिखा है जो कैंसल्ड है। सो लेट्स जस्ट सी दैट। सो एज यू कैन सी यहाँ पे डायग्राम में भी वही उन लोग ने बहुत प्यारा सा रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, पहला वाला सीरीज में बताया है, जिसमें आप देखिए सेल 1 सेल 2 वोल्टेज जो है वो बढ़ जाता है अक्रॉस द 2 पॉइंट्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स, वोल्टेज बढ़ जाता है, V1 प्लस V2 होता है, जबकि करंट जो है सेम है अक्रॉस द होल सर्किट। जबकि पैरेलली हमने इसको जब लगाया तो करंट ऐड ऑन हो गया, जितना करंट एक सेल में से गया दूसरे में से भी गया, दोनों करंट ऐड हो गया, I1 प्लस I2 हो गया टोटल करंट, एंड वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल रहा। तो यही पूरा यहाँ पे बात एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पे इन्होंने यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है उन्होंने। तो इसी लॉजिक के बेस पे यहां पर अब मुझे जितना पावरफुल, जितना वोल्टेज का, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस का या जितना पावरफुल करंट वाला मुझे सेल चाहिए, उस बेसिस पे मैं, आप ये नेक्स्ट डायग्राम देख सकते हो 5.25 वैसा, देखो सीरीज में भी है, यहाँ पर ये सीरीज में भी है और पैरेलल भी लगा हुआ है, पैरेलल भी लगा हुआ है। तो ये इस बेसिस पे मैं पूरा उसे अरेंज करके जैसा चाहिए वैसा पावरफुल एनर्जी सोर्स क्रिएट कर सकता हूं, उतना पावरफुल सेल क्रिएट कर सकता हूं। ये एक सोलार पैनल हो गया जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स, 36 सोलार सेल लगे हुए है, 36 सोलार सेल लगे हुए है, और ये पूरा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करते हैं। इससे टोटल 18 वोट्स, 18 वोट्स का 18 वोट्स का पोटेंशियल डिफरेंस आता है एंड 3 एम्पर का करंट जनरेट होता है इतने से। ओके, तो ये एक मैकेनिज्म आपको यहाँ पे समझना है। सो यही बात यहाँ पे लिखी है। सो ये अब मैं रीड करके वो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वही बात लिखी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पे। नाउ ये थोड़ा एक अगेन ये एक डायग्राम देख लीजिए, एक सिंगल, ये चीज को सेल कहते हैं, एक सिंगल सेल, सेल को बहुत सारा जो हमने लगा दिया उसको इन सीरीज हमने लगा दिया बेसिकली, एंड वो एक पूरा मॉड्यूल कहा जाता है, ये पूरा एक मॉड्यूल कहा जाता है। वैसे बहुत सारे मॉड्यूल जब लगा देता हूं तो उसे स्ट्रिंग कहा जाता है, बहुत सारे मॉड्यूल्स लगा दिए मैंने ये। अब वैसे मॉड्यूल्स वाले स्ट्रिंग्स को ही बहुत सारा लगा दिए तो उसे एरे, एरे या आरे, आरे एरे कहा जाता है। सो ऐसे बहुत सारे स्ट्रिंग्स मैंने लगा दिए, तो ऐसे करके वो पूरा सा बहुत वास्ट एरिया पे मैं अपने सोलार सेल्स क्रिएट कर सकता हूं बहुत सारे, एंड उससे सोलार एनर्जी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूं। सो आई होप ये आपको समझा। छोटी से छोटी चीज, कैलकुलेटर जैसी चीज भी चलाई जाती है एंड सबसे बड़ी सी बड़ी पावर स्टेशंस भी इससे चलाया जाता है। The power available from the solar cells is DC. So, in appliances which need DC power, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब
based on LED, that is light emitting diodes, the energy can be directly used. तो LEDs में हमें डायरेक्ट करंट यूज होता है, तो उस पे हम डायरेक्ट यूज करते हैं, उसमें हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. However, since the energy from solar cell is available only in presence of sunlight, the energy has to be stored in batteries for use at later time. Now, सोलार एनर्जी का एक सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज ये हो गया कि वो सिर्फ लिमिटेड टाइम, दिन के टाइम ही अवेलेबल है, रात को आपको नहीं यूज करने मिलेगा, राइट. तो हमें रात को क्या, मैं बिजली के बिना रहूं क्या? तो नहीं, तो सीधी सी बात है, तो मैं ये करंट स्टोर करना चाहता हूं, तो उसे स्टोर करना पड़ता है ताकि मैं यूज कर सकूं. However, most of the equipment in domestic as well as industrial use run on AC power. तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि हमारे मोस्टली अप्लायंस जो होते हैं वो AC पावर पे चलते हैं. In such case, DC solar power must be converted to AC power using an electronic device called inverter. तो इन्वर्टर की हेल्प से, इन्वर्टर क्या करता है, वो बेसिकली डीसी पावर जो स्टोर है, इन्वर्टर के अंदर एक बैटरी होती है, अगर आपको पता है कि नहीं आई डोंट नो. तो इन्वर्टर के अंदर एक बैटरी होती है, तो वो बैटरी में सोलार एनर्जी स्टोर हो जाती है और वो बैटरी में डीसी पावर स्टोर है. अब इन्वर्टर में दूसरा मैकेनिज्म ऐसा है जिससे जब भी हमें अप्लायंस यूज करना है तो इन्वर्टर वो डीसी पावर को एसी में कन्वर्ट करके हमें देगा. तो उसका भी अगेन इन्होंने ये ब्लॉक डायग्राम दिया है. सोलार सेल, उससे बैटरी में देखिए ये स्टोर हो गया पावर, इन्वर्टर के अंदर पावर कन्वर्ट हो गया, और यहां पर हमने कोई भी हमारा इक्विपमेंट, जो मैक्सिमम इक्विपमेंट हमारे एसी पावर से चलते, वो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज कर ली. वी हैव सीन थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं. We have seen that many solar panels can be connected together to generate whatever energy we need. तो हमने ये देखा ही कि सीरीज में हम करते जाएंगे अपना, तो हमारा वोल्टेज बढ़ाते जाऊंगा और उसको पैरेलली लगाते जाऊंगा तो करंट बढ़ाते जाऊंगा. तो जैसा पावर, जितनी एनर्जी चाहिए उस बेसिस पे मैं अपना यूज कर सकता हूं. एज शोन इन फिगर ऊपर 5.28, ओके बाजू में ही दिया हुआ 5.28. तो ये जितना भी मुझे चाहिए मैं उतना बढ़ाते जा रहा हूं. एरे, ये अलग अलग एरे मैंने बना के रखे हुए हैं. The DC power generated from these panels is first converted into AC power. तो यहां पर देखिए इन्वर्टर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो यही काम करता है कि डीसी एनर्जी को एसी में कन्वर्ट करता है. A transformer transforms the voltage and current levels of generated power and then it is fed into the electricity distribution network. तो ट्रांसफार्मर भी क्या करता है, जो रिक्वायर्ड हमें चाहिए एग्जैक्टली वो सबको मिला के, अब ये हर एक जगह से अलग अलग आ रहा है ना, एक से V1 एक से V2 ये अलग अलग आ रहा है, तो उसे कंबाइन करना है पूरा एक साथ, और एक साथ पूरा ट्रैवल कराना है उसको जहां भी हमें चाहिए, राइट. तो ये काम ट्रांसफार्मर करता है. फिगर 5.28 इज अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सोलर फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन. ये पूरे पावर स्टेशन को बताया हुआ है. एंड एज यू कैन सी एनर्जी फ्रॉम लाइट आ रही है, डायरेक्ट सोलर पैनल्स के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, एंड इन्वर्टर ट्रांसफार्मर की हेल्प से डीसी एसी में हो रहा है, एंड पूरा वोल्टेज और करंट एक साथ होके पावर ग्रिड के हेल्प से, टावर्स जिसको हम बोलते हैं, बहुत छोटे वो बता रहे, इतने छोटे टावर नहीं होते, वो बस डायग्राम बता रहे. जो टावर्स आप देखते हो आपके लाइक रोड वगैरह पे होते इतने बड़े बड़े, तो वहां से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते हमारे तक पहुंचती है सिटीज में. इन दिस वे इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड विदाउट एनी फ्यूल कंबशन एंड सो विदाउट एनी एयर पॉल्यूशन. इसके अंदर भी हमने कोई फ्यूल जलाया नहीं, इसीलिए कोई एयर पॉल्यूशन हुआ नहीं. However, since the energy is generated using solar radiation, solar cells can generate electricity during daytime only. और यहाँ पे हमने सनलाइट यूज किया है, तो सनलाइट सिर्फ डे में अवेलेबल होती है. नाउ सोलर थर्मल पावर स्टेशन, तो ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि सोलर एनर्जी को ही कैसे अब हीट एनर्जी में कन्वर्ट पहले कर लो और फिर पूरा टरबाइन घुमाओ, टरबाइन से जनरेटर घुमाओ, जनरेटर से ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो. तो वो वाला मेथड जो अब तक हर एक के अंदर हमने देखा कि हम कोई एनर्जी सोर्स लगाते हैं जिसके हेल्प से टरबाइन को घुमाते हैं, टरबाइन घूमता है, जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. तो सोलर एनर्जी को भी हम थर्मल यानी कि हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो लेट्स रीड दैट. We have seen that thermal energy generated from coal, nuclear fuel can be used to generate electricity. Thermal energy can also be generated from solar radiation and can be used for electricity production. Different stages in solar thermal power plant are shown in figure 5.29. तो यहाँ पे बताया concentrators for collecting the sunlight, यानी panels जिस पे sunlight गिरेगी वो एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्बिंग द कंसंट्रेटेड सनलाइट. स्टीम टरबाइन, यानी अब वाटर, अगेन हम लोग वाटर सप्लाई कर रहे हैं, वहां पर वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है और स्टीम टरबाइन को घुमा रहा है.
एंड फिर नेक्स्ट स्टेप आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर और फिर लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। सो ये कैसे काम करता है तो उसका भी इन्होंने बहुत प्यारा सा डायग्राम दिया है। एज यू कैन सी रिफ्लेक्टर, आप टूवर्ड्स लेफ्ट वाला डायग्राम देखिए पहले, उसमें देखिए ये रिफ्लेक्टर पे सनलाइट गिर रही है, उसके यहाँ से एक पाइप जा रहा है जिसमें से पानी आ रहा है और रिफ्लेक्टर की वजह से एब्जॉर्बर जो है वो इतना हीट हो जाएगा कि वो वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट होके आगे जाएगा। तो ये पूरा एक मैकेनिज्म जो अब राइट में देखिए वो पूरा बड़ा सा बताया, यहाँ पे एक ही सिंगल बताया, यहाँ पे बहुत बड़ा सा पूरा बताया जिसके नीचे ये सारे रिफ्लेक्टर्स लगे हैं और एब्जॉर्बर्स लगे हैं और सनलाइट गिर रही है और पानी जो आ रहा है एक तरफ से ब्लू वो रेड यानी कि स्टीम में कन्वर्ट होते जा रहा है। स्टीम आगे जाके टरबाइन को घुमा रही है, टरबाइन जनरेटर को घुमा रहा है, जनरेटर बाद में ये एनर्जी हमें यहाँ पे दे रहा है और दूसरा तो ये पूरा मैकेनिज्म जो चलता है हमारा कि स्टीम आगे जाके कंडेंसर में होके कूलिंग टावर से वाटर आके ये पानी फिर से यूज करते हैं। तो ये एनर्जी यहाँ से हमने यूज करने ले ली कमर्शियल के लिए और ये पावर ग्रिड है, तो ये कनेक्शन इधर जोड़ना चाहिए था मुझे एक्चुअली। सो ये पावर ग्रिड, तो यहाँ पर एनर्जी चली गई यूज करने के लिए और यहाँ पे पानी वापस से सेम घूमने लग गया। So as shown in the figure 5.30, many reflectors reflect and concentrate solar radiation on the absorbers. The solar energy is converted into heat energy. Using the heat energy, steam is generated due to drive the turbine and generator. तो एकदम सिंपल सा स्टेप है, आप डायग्राम्स सारे याद रखिएगा, लाइनें लिखना तो आपको आ ही जाएगा। ये कुछ अलग अलग अगेन हमें बताया हुआ है कि वर्ल्ड में लोग कितना यूज करते हैं कोई एनर्जी सोर्स और हम लोग कितना यूज करते हैं। तो वर्ल्ड कोल 41% यूज करता है, इंडिया 60% कोल के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा हम लोग कोल के ऊपर डिपेंड हो गए। नेचुरल गैस वर्ल्ड 22% है, हमारा 8% है। सो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक 16, हमारा 14। सो ये भी हम बढ़ा सकते हैं, हमें लाइक हाइड्रो पावर, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हमें ये सब ज्यादा बढ़ाना चाहिए। न्यूक्लियर एनर्जी 11% वर्ल्ड यूज करता है, हम लोग सिर्फ 2%, पेट्रोलियम 4, हमारा 0.3%, एंड रिन्यूएबल सोर्स यानी विंड और सोलर हमारा देखिए बहुत ज्यादा है, 15% हम लोग यूज करते हैं, वर्ल्ड पूरा 6%। तो ये एक अगेन एक इंफॉर्मेशन है जो आपको नहीं पूछी जाएगी। हमारा चैप्टर खत्म होता है इसी के साथ। आई होप आपको समझ में आया, होप आपको मजा आया। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर था, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लिखा हुआ है, सारे स्टेप्स लिखे हैं, खाली जो डायग्राम में दिख रहे हैं वो स्टेप्स लिखे हुए हैं, खाली आपको वो टेक्निकल लॉजिक समझना है और ये लॉजिक समझने के लिए आपके साइंस 1 के सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तब जाके आप ये आसानी से समझ सकते हो। तो आई वुड अगेन सजेस्ट, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो वो देख लीजिए वीडियोस, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।